हेलो गाइस, ये टू है मेरी जोश भरी सुकुनियात का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 16 ओपन फर्स्ट नाइट। दक्ष काव्या को अपने बाहों में उठाकर रोज विला के बाहर जाने लगा तो वही दक्ष को काव्या को अपने साथ ले जाते देखकर अखिल के मुंह से सुहू निकलता है जो शायद काव्या के दिल तक पहुंच जाती है। वो बुला रहे हैं आपको। काव्या दक्ष की बाहों में अपने हाथ उसके गले में डालते हुए बोली। कौन बुला रहा है? दक्ष ने काव्या से पूछा। वो बुला रहे हैं काव्या, दक्ष को अखिल को दिखाते हुए कहती है। पर मैंने तो नहीं सुना कि उसने मुझे आवाज दी हो, को दक्ष ने कहा। मुझे लगा वो मुझे बुला रहे हैं, काव्या अखिल को पीछे मुड़कर देखते हुए बोली। तुम उसे जानती हो? दक्ष ने अखिल के तरफ दिखाते हुए पूछा। शायद काव्या ने अपना सर नामे और हाँ में हिलाते हुए कहा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हें बुला रहा है? दक्ष में एक आश ये पूछता है। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, जैसे मेरा उसने कोई रिश्ता है। काव्या दक्ष के सवाल पर उसका जवाब देते हुए कहती है। वो कौन है? काव्या दक्ष से पूछती है। वो मेरा फ्रेंड है, तुम चाहो तो उसे भाई बोल सकती हो। दक्ष ने काव्या से कहा। को तुम जब चाहो उसे मिलने के लिए बुला सकती हो, वो तुम्हारे बुलाने पर दौड़ा चला आएगा। काव्या दक्ष के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। को अच्छा, मेरे बुलाने पर वो दौड़े चले आएंगे? वो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अपना भाई जो है। दक्ष ने भूनभुनाते हुए कहा, जो काव्या सुन नहीं पाती है। काव्या ने कहा। को क्या क्या कहा आपने? दक्ष ने कहा। को नहीं, कुछ नहीं, वो मेरा फ्रेंड है ना, और तुम उसे भाई बोलोगी तो उसे तुमसे मिले आना ही पड़ेगा ना। काव्या ने कहा। को हाँ, ये हो सकता है। काव्या को अपने साथ नॉर्मल बात करते देख दक्ष उससे कहा। को अच्छा, जब उसे देखकर तुम्हें लगा कि वो तुम्हारा कोई अपना है तो मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगा था? दक्ष काव्या को विला के बाहर लाकर कार के सामने खड़ा कर उसे कार से सटाकर खुद उसके कमर को पकड़ खुद के करीब कर उससे कहा। को बताओ ना, तुमने जब मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें कैसा लगा था? काव्या दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर अपना छोटा सा मुंह बनाकर उसने कहा। को पहली बार तो आपने मुझे देखने का मौका ही कहाँ दिया था, और उस दिन जब ऑफिस में देखा था तब आप मुझे सिद्धू, खाडूस, डेविल और दोस्त लगे थे, और जब आपने मेरा गला पकड़ा था तब तो मुझे लगा कि आप सच में डेविल हो, राक्षस हो, और अब मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन आप ही ने मुझे बचा भी लिया था। काव्या दक्ष के गले में अपनी बाहें डालते हुए मुंह बनाते हुए उसे बताती है। दक्ष ने काव्या को घूरते हुए कहा। को अच्छा, तो मैं तुम्हें डेविल और खडूस लगता हूँ? काव्या ने कहा। को हाँ, आपको डेविल और खडूस है। दक्ष ने कहा। को अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हें। दक्ष काव्या के खुले हुए पेट में गुदगुदी करने लगता है। काव्या ने हंसते हुए कहा। को आप क्या कर रहे हैं? मुझे गुदगुदी हो रही है। रुको ना दक्ष, रुको ना, रुक जाओ ना प्लीज। काव्या खिलखिला कर हंसते हुए दक्ष के हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लगी तो वही काव्या के मुंह से अपना नाम सुनकर दक्ष के हाथ अपने आप रुक जाते हैं। दक्ष ने काव्या को थामे चमकते हुए नजरों के साथ पूछा। को तुमने क्या कहा अभी? क्या? काव्या अपनी सांसें काबू कर कहती है। दक्ष ने कहा, तुमने अभी जो कहा। काव्या ने खुद को काबू करते हुए कहा। को मैंने आपको रुकने के लिए कहा। दक्ष ने कहा। को नहीं, अभी तुमने जो नाम लिया था ना मेरा, वो। काव्या ने कहा। को नहीं, तो मैंने बस आपको रुकने के लिए कहा था। दक्ष को अपना नाम सुनकर जो उम्मीद जगी थी कि वो अपनी सुहानी को वापस पा सकता है और इतने सालों बाद फिर से दोनों दक्ष और सुहानी बन सकते हैं, वो उम्मीद एक बार फिर से टूटने लगी थी। बॉस चले शेरा उनसे कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। जब वो दक्ष का मायूस चेहरा देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो आगे बढ़कर चलने के लिए पूछता है। हाँ चलो। दक्ष काव्या को कार के अंदर लेकर बैठ जाता है। शेरा ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और वहां से अपनी डेस्टिनी के लिए निकल जाता है। दक्ष के विला से जाते ही अखिल की नज़र पंछी और मानूसी पर जाती है जो पूरा गार्डन देखने में लगी थी। अखिल सोचता है कि आखिर पंछी ने सुहानी का गठबंधन क्यों किया। वो कुछ ना कुछ उसके बारे में जानती ही होगी, क्योंकि दक्ष खुद अपनी फैमिली से भी दूर रहता है तो उसके तरफ से उसकी शादी में किसी लड़की का होना तो इम्पॉसिबल है। तो हो ना हो, ये दोनों लड़की सुहानी की तरफ से ही होंगी। सोचते हुए अखिल पंछी और मानूसी की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन मानव जब अखिल को पंछी और मानूसी दोनों की तरफ बढ़ता देखता है तो मानव अखिल को आकर रोकने लगता है। मानव ने कहा। को अखिल सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। मानव अखिल को पंछी और मानूसी की तरफ जाते देख उसे रोकते हुए कहता है।
अखिल ने कहा, अंडस को मुझे उनसे बात करनी है। मानव, वो जरूर सुहानी के बारे में कुछ ना कुछ जानती होंगी, तुम हटो मेरे रास्ते से। अखिल मानव को अपने सामने से हटाते हुए पंछी और मानुसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सर आप बॉस के परमिशन के बाद ही उनसे बात कर सकते हैं। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बॉस का ऑर्डर है। मानव अखिल को रोकते हुए कहता है। अखिल मानव को गुस्से से घूरते हुए विला से चले जाता है। अखिल के जाने के बाद मानव पंछी और मानुसी के पास जाकर उनसे कहता है, मैम आप लोग अंदर चलिए, आप लोगों को भूख भी लगी होगी ना, तो चलिए लंच कर लीजिए। दोनों हाँ में सिर हिला देती है। मानव दोनों को विला के अंदर लेकर जाता है। पंछी और मानुसी अंदर से विला को देखकर और भी ज्यादा हैरान थी। विला जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कई ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। विला में सभी चीजें काफी महंगे और एंटीक पीसेस थे। चले दोनों को मानव उनके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए आगे चलने के लिए कहता है और दोनों को डाइनिंग टेबल के पास लाकर बैठा देता है और खुद उन्हें सर्व करता है। जब दोनों अपना लंच कर लेती है तो मानव दोनों को उनका कमरा दिखाकर वहां से चले जाता है। इधर कार में दक्ष कार का पार्टीशन ऑन कर काव्या को अपने गोद में बैठा लेता है और उसके गले में अपना फेस घुसाकर उसके गले को होंठों से सहलाने लगता है। साथ ही अपने हाथ से काव्या के खुले हुए पीठ और पेट पर हाथ चलाने लगता है। काव्या भी अपने हाथ दक्ष के बालों में रख उसके बालों में अपनी उंगली फंसाने लगती है। दक्ष ने काव्या के होंठों को देखते हुए अपने अंगूठे से छूते हुए उससे कहा, अंडस को वाइफी मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। दक्ष काव्या के मुलायम होंठों पर अपने सख्त होंठ जोड़कर दोनों की सांसों को एक करने लगता है। धीरे धीरे कर दक्ष अब वाइल्ड होकर काव्या के होंठों को किस करने लगता है। फिर उसके कंधे से ब्लाउज को सरका कर नीचे कर उसके कंधे पर किस करने लगा। जब तक वो लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंचते हैं। रात के 9 बज गए थे और कार के अंदर अब तक दक्ष ऑलमोस्ट काव्या के ब्लाउज को उसके अपर बॉडी से नीचे सरका चुका था और उसके गर्दन और सीने पर काव्या को अपने होंठों का एहसास करा रहा था, जिससे काव्या के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। काव्या की सिसकियां आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा शेरा ना सुन ले, इसलिए काव्या खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वही दक्ष उसके गले और कंधे को अपने होंठों से छूकर उसे और पागल कर दे रहा था और काव्या की मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकियां जोर से निकल रही थी। काव्या इसी का बदला लेने के लिए दक्ष की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देती है, जिससे दक्ष के मुंह से आह की जोर से आवाज आती है। तो दक्ष भी कहाँ कम था, वो तो खुद काव्या को फिर से पाने के लिए तड़प रहा था। दक्ष काव्या के होंठों पर बाइट कर देता है और काव्या को अपने तरह ही उसे पाने के लिए पागल करने के लिए उसकी गर्दन पर बेतहाशा अपने होंठों का एहसास कराने लगता है। काव्या ने दक्ष के बालों में अपनी उंगलियां फंसा कर सिसकियों में दक्ष से कहा, अंडस को ऐसा मत कीजिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दक्ष काव्या के मुंह से बस ऐसे ही सिसकियां निकलते हुए सुनने लगता है। शेरा कार रोककर कार से कब का निकल कर बाहर चला जाता है। दक्ष और काव्या को इस बात का पता तक नहीं चलता है। दक्ष तो बस काव्या के होंठों से अपने होंठ जुड़े उसे प्यार कर रहा था। दक्ष लगता है हम पहुंच गए हैं, देखो ना। काव्या जब कार को एक जगह रुका हुआ फील करती है तो दक्ष से कहती है। दक्ष विंडो डाउन कर देखता है तो सामने एक डार्क ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा सा किला था। दक्ष काव्या के कपड़े ठीक करता है और उसे कार से बाहर लेकर आता है और काव्या को अपने गोद में उठाकर उस किले के अंदर जाते हुए शेरा को यहाँ से जाने का इशारा करता है। दक्ष के किला के अंदर जाते ही शेरा कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। ये एक काफी दूर तक फैली हुई जगह है, ये चारों ओर फैला जंगल है और बीच में एक डार्क ग्रीन कलर का बना हुआ किला है। दक्ष, ये जगह कौन सी है? काव्या दक्ष की बाहों में पूरी तरह से लदते होते हुए उससे पूछती है। दक्ष ने कहा, अंडस को ये ग्रीन वैली है, यहाँ आने की परमिशन हर किसी को नहीं है। दक्ष काव्या को बाहों में लिए उस ग्रीन किला के पीछे जंगल की ओर जाते हुए बताता है, पर क्यों? और यहाँ तो कोई नहीं है, अगर हमें कुछ हो गया तो किसी को पता कैसे चलेगा? काव्या फिर से दक्ष से सवाल करती है, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो, पूरी रात हमारी है, इस जगह के बारे में कल सुबह तुम्हें बताता हूँ। कहते हुए दक्ष काव्या के होंठों पर फिर से बाइट कर लेता है। काव्या ने कहा, अंडस को आ काटा क्यों आपने? दक्ष के काव्या के होंठों पर काटने से खून रिसने लगता है। दक्ष ने काव्या के होंठों से रिस रहे खून को लीक करते हुए कहा, अंडस को ये तो पहला बाइट था जान, अभी तो ऐसे बहुत से बाइट देने बाकी हैं। दक्ष काव्या को ग्रीन फोर्ट के पीछे साइड ले जाता है, जहां सिर्फ बड़े और लंबे लंबे घने पेड़ थे, जहां किसी को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। उस जगह को देखकर काव्या डरते हुए अपने हाथ दक्ष के गले में कसते हुए उससे बोली, अंडस को मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं?
दक्ष ने कहा, अंडस्को हम यहाँ अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने आए हैं। दक्ष काव्या के होंठों को अपने होंठों से छू लेता है। काव्या ने ग्रीन फोर्ट को दिखाते हुए कहा, अंडस्को तो हमें वहाँ अंदर जाना चाहिए ना, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? दक्ष ने कहा, अंडस्को क्योंकि जान हम यहाँ ओपन में फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने वाले हैं। काव्या ने दक्ष को हैरानी से देखते हुए पूछा, अंडस्को ओपन में कोई देखेगा तो? दक्ष ने कहा, अंडस्को कोई नहीं देखेगा, यहाँ मेरे अलावा मेरे इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक मानव और शेरा भी नहीं है। काव्या ने फिर से दक्ष से सवाल करते हुए कहा, अंडस्को और अगर आ गया तो? दक्ष ने जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, अंडस्को तो वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। काव्या ने पूछा, अंडस्को वो कैसे? दक्ष ने कहा, अंडस्को कल सुबह तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दक्ष काव्या को ग्रीन फोर्ट के पीछे बीचों बीच में बने एक लकड़ी के बने मचान के पास लेकर आता है। वो मचान 10 फीट ऊंची होगी। उस मचान के कुछ दूर तक के सारे पेड़ काट कर साफ कर दिए गए थे। वहां पर झरना बह रहा था जिस पर चांद की सीधी रोशनी पड़ रही थी। उस झरने में गिरती पानी की आवाज उस पूरे जंगल से गूंज रही थी जो उस जगह को रोमांटिक बना रही थी। जो काव्या दक्ष के ओपन फर्स्ट नाइट के लिए परफेक्ट प्लेस थी। अगर ये जगह प्राइवेट प्लेस नहीं होती तो परफेक्ट लवर्स पॉइंट बन सकती थी। काव्या उस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि दक्ष की गोद से उतरकर दौड़कर जाकर उस मचान के ऊपर चढ़ जाती है। अभी काव्या के फेस पर खुशी साफ झलक रही थी। काव्या देखती है कि उस मचान के ऊपर कोची पत्ते बिछे हुए हैं। काव्या ने दक्ष की ओर देखकर कहा, अंडस्को ये जगह बहुत खूबसूरत है और वो झरना देखो ना कितना खूबसूरत है, चलो ना वहाँ चलते हैं। काव्या खुशी से उछलते हुए कहती है, नहीं अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे। कहते हुए दक्ष काव्या के करीब आने लगता है। दक्ष ने कहा, अंडस्को तुम्हें ये जगह पसंद आया? काव्या अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। दक्ष अपने मन में सोचते हुए काव्या की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। काव्या को दक्ष की आंखों में उसे पा लेने की एक अलग ही खुमारी नजर आ रही थी, जिसे देख काव्या को थोड़ा डर भी लग रहा था और वो दक्ष का अब जुनून बन गई है सोचकर उसे अच्छा भी लग रहा था। दक्ष को अपने करीब आते देख काव्या पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। तभी दक्ष उसके पास आकर उसके बदन से शादी के जोड़े का दुपट्टा उतार कर नीचे फेंक देता है। दक्ष के ऐसा करते ही काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर अपने लहंगे को मुट्ठी में भरने लगती है। दक्ष काव्या के कंधे पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए काव्या के ब्लाउज की डोरी को पकड़कर एक झटके में खींच देता है। काव्या का ब्लाउज जो सिर्फ डोरी की सहारे से ही उसके बॉडी पर टिकी हुई थी, वो डोरी के खुलते ही कंधे से सरक कर नीचे गिर जाता है, जिसे दक्ष खोल कर नीचे फेंक देता है और फिर काव्या के लहंगे को भी उसके बदन से अलग कर देता है। अब उस चांदनी रात में काव्या दक्ष के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। दक्ष काव्या का दुपट्टा नीचे से उठाकर काव्या को उसके दुपट्टे में लपेट देता है। काव्या शर्मा कर दक्ष के सीने से लग जाती है तो दक्ष काव्या को अपनी बाहों में उठाकर उन पत्तियों पर लाकर लीटा देता है जो उनके लिए बैग का काम कर रहे थे। दक्ष फिर काव्या के ऊपर आकर उसके होंठों से अपने होंठ जोड़कर काव्या के सांसों को अपने अंदर उतारने लगता है। काव्या दक्ष के होंठ को अपने पूरे बॉडी पर महसूस कर रही थी। काफी देर तक काव्या को किस करने के बाद दक्ष काव्या के कॉलरबोन पर किस करने लगता है। काव्या भी अपने हाथ दक्ष के बलों में और उसके पीठ पर रख उन्हें सहलाने लगती है। दक्ष धीरे धीरे वाइल्ड होते जा रहा था। अब दक्ष काव्या के बॉडी में जगह जगह लव बाइट भी दे रहा था। काव्या के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। दक्ष अब नीचे आकर काव्या के पेट पर, उसके नेवेल पर और उसके आसपास किस करने लगता है और दक्ष के हाथ काव्या की पूरी बॉडी पर चल रही थी। काव्या और दक्ष की इस रात की गवाह उनके ऊपर अपनी चांदनी बिखेर रही चांद थी। दोनों आज एक बार फिर दो जिस्म एक जान बन रहे थे। काव्या बार बार शिहर कर दक्ष का नाम लेती। काव्या के मुंह से सिसकियों में अपना नाम सुनना दक्ष को बहुत पसंद आ रहा था। दक्ष खुद भी पागल हो रहा था और काव्या को भी अपने लिए पागल कर रहा था। दक्ष काव्या की सिसकियों में अपना नाम सुनकर उसे एक शरारत सूझती है। दक्ष ने जिन कोची पत्तियों पर काव्या को लेटाया था उन्हीं में से एक पत्ती उठाकर काव्या के बेली और उसके आसपास उस पत्ती को चलाने लगता है। दक्ष के ऐसा करते ही काव्या दक्ष के लिए तड़प उठती है और उसे खुद में समाने के लिए कहती है, उसे अपने ऊपर खींचने लगती है। लेकिन जैसे दक्ष काव्या को उससे दूर रहने की सजा देना चाहता था, दक्ष काव्या में ना सामा कर उस पत्ती को कभी काव्या के कॉलरबोन के ऊपर घुमाता है तो कभी उस पत्ते को काव्या के कॉलरबोन से नीचे ले जाने लगता है।
इससे काव्या जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती है। जब दक्ष में भी अब काव्या के अंदर समाने की तड़प बढ़ने लगती है तो दक्ष काव्या के दोनों पैर अपने कमर पर लपेट वैसे ही काव्या में एंटर करता है और ऐसे काव्या में एंटर करने से काव्या की चीख पूरे उस खुले हुए आसमान के नीचे उस जंगल में गूंजने लगती है। दक्ष काव्या के चीखने पर कुछ पल रुक जाता है और उसे उठाकर अपने बाहों में भर लेता है, फिर उसके होंठों पर अपने होंठ जोड़कर उसे किसकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। जब काव्या को अपना दर्द कम होता महसूस होता है तो दक्ष काव्या में खुद को समाते हुए काव्या के ऊपर अपने प्यार की बरसात करना स्टार्ट कर देता है। काव्या और दक्ष की सिसकियां उस पूरे शांत वातावरण को प्यार के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर देती है। काव्या और दक्ष एक दूसरे को अपने बाहों में भरकर प्यार की समुंदर में डुबकी लगाने लगते हैं। वहीं रात के 2-2:30 बजे रोज विला के मेन गेट पर दो लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि किसे कैसे विला के अंदर जाना है। एपिसोड 17 कोई मेरे ऊपर से भैंस को नीचे उतारो। वहीं रात के 2-2:30 बजे रोज विला के मेन गेट पर दो लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि किसे कैसे विला के अंदर जाना है। पहले लड़के ने कहा, अंदस को देख, रात के 2 बज गए हैं, अभी अगर मेन डोर से अंदर गए और भाई ने देख लिया तो पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए मैं तो बालकनी से अंदर जाने वाला हूँ। पहला लड़का बोलते हुए गार्डन एरिया की ओर बढ़ जाता है। अब तक गार्डन एरिया पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। गार्डन एरिया को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि दोपहर के टाइम यहाँ पर किसी की शादी भी हुई हो। दूसरे लड़के ने पहले लड़के को रोकते हुए कहा, अंदस को पहले मेरी बात तो सुन, अगर बालकनी से जाते हुए पकड़े गए तो भाई फिर कभी हम दोनों को यहाँ घुसने भी नहीं देंगे, दोनों ही शुरू तो मैं पनिशमेंट तो मिलनी ही है। पहला लड़का रुककर दूसरे लड़के को जवाब देता है, अंदस को हाँ, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो कोई पनिशमेंट नहीं, मैं तो जा रहा हूँ बालकनी चढ़ने के लिए, तुझे आना है तो आल। दूसरे लड़के ने कहा, अंदस को लेकिन मेरी बात तो सुन ले। दूसरे लड़के की बात सुने बिना पहला लड़का कौन सा बालकनी खुला है ये ढूंढने लगता है तो दूसरा लड़का भी बिना आगे कुछ बोले मेन डोर की ओर बढ़ जाता है अंदर जाने के लिए। बाहर खड़े गार्ड उन दोनों को अच्छे से पहचानते थे, इसलिए वो दोनों को नहीं रोकते हैं और वो दोनों जो भी कर रहे थे चुपचाप उन्हें करने दे रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं, पार्थ और रमन थे, दक्ष के छोटे भाई। वो जो बालकनी चढ़ने जा रहा था वो था पार्थ था और रमन दबे पांव विला के अंदर डरते डरते घुसने लगता है कि कहीं दक्ष उसे देख न ले। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके विला के अंदर आते ही उनके आने की खबर दक्ष तक पहुंच चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ मानुसी अपने बेड पर उठकर बैठ गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। मानुसी ने खुद से कहा, अंदस को, अरे यार ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और पंछी अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही होगी, उसी के पास जाती हूँ, क्या पता उसके साथ सोने से नींद आ जाए। मानुसी अपने बेड से उठकर डोर खोलकर कमरे के बाहर निकल जाती है। तो वही मानव जो हॉल में डाइनिंग टेबल के पास खड़ा पानी पी रहा था, वो पानी पीने के बाद ग्लास वहीं रखकर ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगता है। जब मानव ऊपर आता है तो मानुसी उसे कॉरिडोर में पंछी के कमरे के डोर के पास खड़ी नजर आती है, जो डोर नॉक कर धीमे आवाज में पंछी को डोर खोलने के लिए बोल रही थी, ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई उठ ना जाए। मानव मानुसी के पास आता है, तब मानुसी कुछ पल के लिए चुप रहती है, उसे पता नहीं था कि उसके पीछे मानव खड़ा है। मानुसी खुद में बुदबुदाए, अंदस को ये पंछी लगता है सिर्फ घोड़े बेचकर नहीं, पूरी की पूरी तबेला बेचकर सो रही है। इतने देर से डोर पर नॉक कर रही हूँ, सुन ही नहीं रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, अभी सो पाऊंगी तभी तो कल ऑफिस जा पाऊंगी, और अगर मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया तो वो खडूस मानव सर पनिशमेंट के तौर पर मुझे इतने सारे अपने हाथ से फाइल की हाइट बनाती है, फाइल दे देंगे कंप्लीट करने के लिए। खादुश कहीं के अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, अरे बात करने के टाइम सामने लड़की के आंखों में भी तो देख लो, क्या पता वो आपको लाइक करती हो, और आपके ऐसे रूड बिहेव करने से लड़की के सामने आपका इंप्रेशन कितना खराब पड़ता है और उनके ना देखने पर कितना बुरा लगता है। कोई हमसे पूछे जरा, अच्छा तो तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। अचानक से अपने कान में किसी की गर्म सांसें पड़ने से मानुसी सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर कसकर अपने पहने नाइट सूट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। मानव मानुसी पर अपना इतना असर देखकर स्माइल करने लगता है, फिर उसके पतले से कमर पर अपने हाथ रख देता है, जिससे इस बार तो मानुसी की जान उसकी हलक तक आ जाती है। मानव ने मानुसी के कान में अपनी सीडिक्टिव वॉइस में कहा, अंदस को, मानुसी क्या तुम मुझे पसंद करती हो।
मानुसी मानव की सीडिक्टिव वॉइस में बहकर अपना सर हाँ में हिलाती है। मानुसी के हाँ में सर हिलाते ही मानव ने जिस हाथ से मानुसी की कमर पकड़ रखा था उसे दबाकर अपने करीब कर लेता है और अपना चेस्ट मानुसी के पीठ से लगा देता है। मानव फिर से मानुसी के कान में सीडिक्टिव वॉइस में उससे पूछता है, अंडरस्को मानुसी कैन आई किस यू। मानुसी वैसे ही अपना सर फिर से हाँ में हिलाती है जैसे अभी मानव ने उसे हिप्नोटाइज किया हो और उसे सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाने का ऑर्डर मिला हो। मानव और मानुसी दोनों ही इस बात को भूल गए थे कि वो दोनों अभी पंछी के कमरे के बाहर खड़े हैं। मानव मानुसी के कान के निचले हिस्से को अपने होंठों से छू लेता है जिससे मानुसी फिर से सहज जाती है। मानव मानुसी के कंधे पर अपने होंठ चलाने लगता है और मानुसी भी अपनी आंखें बंद कर मानव के किस को फिल करने लगती है। मानव मानुसी को एक झटके में आगे घुमा कर डोर से सटा देता है और मानुसी के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही मानव अपने दोनों हाथ से मानुसी के कमर को पकड़ खुद के करीब कर लेता है और उसके होंठों पर अपने सख्त होंठ रख उसकी सांसों को खुद के सांसों में घोलने लगता है। दोनों की किस कुछ ही पलों में नॉर्मल से डीप होती जा रही थी। तो वही पंछी को प्यास लगने और मानुसी की आवाज़ आने से वो उठ गई थी, लेकिन कुछ देर से उसे मानुसी की कोई आवाज़ नहीं आई थी तो उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा कि मानुसी उसे बुला रही है। तो पंछी बेड से उठकर ग्लास में पानी डालकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद फिर से सोने के लिए जाने लगती है। तभी पंछी को उसके कमरे के बालकनी में कुछ आहट होती हुई सुनाई देती है और साथ ही किसी की परछाई भी नजर आती है जो अभी रेलिंग से लटक कर पंछी की बालकनी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जिसे देख पहले तो पंछी डर जाती है, फिर खुद को ही हिम्मत बंधाते हुए बोली, अंडस्को पंछी, ये कोई चोर है और तुम एक चोर से नहीं डर सकती हो। अगर दी और मानू दी को पता चला कि तू एक चोर से डर गई तो दोनों तेरा कितना मजाक उड़ाएंगी कि ऐसे तो बड़ा जेम्स बॉन्ड बनी घूमती है और अपने सामने चोर को देखकर तेरी हवा निकल गई। फुससससएल और जीजू क्या सोचेंगे तेरे बारे में। नहीं पंछी नहीं, तुझे इस चोर को चोरी करने से रोकना ही पड़ेगा। हाँ मैं रोकूंगी, बोल पंछी कुछ खोजने लगती है। पंछी ने कुछ ढूंढते हुए कहा, अंडस्को लाइट जला लेती हूँ। नहीं नहीं, लाइट जलाने से तो चोर को पता चल जाएगा कि कोई जग गया है और वो भाग गया तो एल, या फिर उसके पास चाकू वाकू हुआ और उसने किसी को मार दिया तो एल। नहीं नहीं पंछी, तू रिस्क नहीं ले सकती, तुझे ऐसे ही इस चोर को पकड़ना पड़ेगा। पंछी अपने में ही बुदा कर बिना लाइट जलाए पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता है और वो देखती है कि वो चोर भी अब तक बल्कनी कूदकर डोर के तरफ ही बढ़ रहा है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भागकर जाकर कबर्ड से कपड़े टांगने वाला हैंगर निकाल कर ले आती है। पंछी डोर के पीछे छुपकर उस चोर के कमरे में आने का वेट करने लगती है तो वहीं पार्थ बल्कनी चढ़कर कमरे के डोर से जैसे अंदर घुसता है कि पंछी अपने हाथ में पकड़े हैंगर से बिना रुके उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। आया कौन है बे और मार क्यों रहा है, पार्थ चिल्लाता है। चोर को मारे नहीं तो क्या उसकी आरती उतारे, पंछी ने पार्थ को मारते हुए कहा। पार्थ ने कहा, अंडस्को चोर कौन। चोर एल। पंछी ने कहा, अंडस्को चोर तुम चोर और कौन। पंछी बिना रुके पार्थ को अंधेरे कमरे में भागाते हुए मर रही थी और उसके हैंगर से मारने से सट सट की आवाज आ रही थी और उतने जोर से ही पार्थ की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कमरे के बाहर मानव मानुसी जो एक दूसरे को किस करने में इस दुनिया से बेखबर हो गए थे, वो पंछी के कमरे से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस से इस दुनिया में आते हैं। मानुसी जल्दी से मानव की बाहों से दूर हटकर पंछी के डोर पर नोक करते हुए बोली, अंडस्को पंछी पंछी क्या हुआ, ये किसकी आवाज़ है, तुम ठीक तो हो ना। हाँ दी मैं ठीक हूँ, मेरे कमरे में चोर घुस आया है, ये उसकी ही आवाज़ है। पंछी पार्थ को मारते हुए उसके पीछे भागते हुए हांफते हुए बोली। मानुसी चोर सुन डर कर मानव की तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को पंछी तुम चोर से दूर हटो और डोर खोलो। मानुसी डोर को जोर से पीटने लगती है। तब तक पंछी पार्थ को उसके बम पर हैंगर से पूरी ताकत लगाकर मारती है जिससे पार्थ पंछी के बेड पर मुंह के बल गिर जाता है। तुम उससे डोर खुलवाने की कोशिश करो, मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। मानव मानुसी से बोलकर दूसरी चाबी लेने चले जाता है। मानुसी ने कहा, अंडस्को पंछी देख तू चोर से दूर रह, वो जो चुराना चाहता है उसे चुराने दे। उसके पास अगर चाकू हुआ और उसने तुझे चाकू से मार दिया तो नहीं पंछी दूर रह तू। कमरे के अंदर पंछी पार्थ जो मुंह के बल बेड पर गिर गया था उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और पार्थ के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर नोचते हुए उसका सर ऊपर उठाकर उससे बोली, अंडस्को कौन है बे, तू मेरे जीजू के घर पर चोरी करेगा, तेरी तो। कौन चोर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मेरा घर है और मैं अपने ही घर पर चोरी क्यों करूँगा। पार्थ दर्द से करहाते हुए बोलता है।
पंछी ने कहा, अंडस को अच्छा बेटा पकड़े गए तो ये तुम्हारा घर है। बेवकूफ समझे हो कभी, अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम बलकनी से क्यों आए, तुम्हें तो मेन डोर से आना चाहिए था। मानूसी को जब अंदर से कुछ भी आवाजें सुनाई नहीं देने लगी तो वो घबराते हुए और जोर से डोर पीटते हुए पंछी को आवाज देने लगती है, पंछी तू ठीक है ना, डोर खोलना। तब तक मानव भी आ जाता है और चाबी से डोर को खोलने लगता है। कि तभी उसे कमरे के अंदर से आती पंछी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, जल्दी मैं अभी डोर नहीं खोल सकती, आप ना जल्दी से 2 नंबर जीजू को बुलाओ, वो इस चोर को पकड़ेंगे। मानव जो डोर पर चाबी लगाकर घुमा ही रहा था कि उसके हाथ रुक जाते हैं और मानव मानूसी की तरफ देख शक भरी आवाज में उससे पूछा, अंडस को ये 2 नंबर जीजू कौन है। मनुष्य चुप रहती है। जब मानव देखता है कि मनुष्य कुछ नहीं बोल रही है तो मानव ने जोर देते हुए मानूसी से कहा, अंडस को ये 2 नंबर जीजू कौन है। तो मनुष्य अपनी नजरें नीचे किए मानव के तरफ अपनी उंगली से दिखा देती है। मनुष्य के ऐसा करते ही मानव उसके तरफ बढ़ने लगता है कि फिर पंछी के कमरे से आवाज आती है, कोई मेरे ऊपर से भैंस को नीचे उतारो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मानव को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मानव डोर खोलकर अंदर घुस जाता है और लाइट की स्विच ऑन कर देता है। तो दोनों ही सामने का नजारा देख हैरान रह जाते हैं। पंछी बैग पर पार्थ के ऊपर उसके पीठ पर बैठ अपने पैरों से पार्थ के दोनों हाथों को ब्लॉक कर उसके बाल को खींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाए हुई थी। पार्थ और पंछी लाइट के जलने से उस ओर देखते हैं और उस ओर मानव और मानूसी को खड़े देख पंछी जल्दी से बोली, अंडस को दी देखो, यही चोर है, मैंने इसे पकड़ लिया है। तो वही पार्थ ने मानव को देखकर उससे कहा, अंडस को मानव भाई मुझे बचा लो, इस भैंस से ये जैसे मेरे ऊपर बैठी है और इसने जितना मुझे मारा है मैं मर जाऊंगा, इतना तो कोई असली चोर को भी नहीं मरता है। पंछी जिसके ऊपर बैठी थी उसके मुंह से मानव के लिए भाई सुनकर उसके बाल खींचते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे को ऊपर उठाती है और जैसे लाइट में उसका चेहरा देखती है उसके ऊपर से कूदकर उतरते हुए पंछी ने कहा, अंडस को तुम छछूंदर के शकल वाले इंसान कहीं कि तुम यहाँ भी आ गए और ये तुम्हारा घर कैसे हुआ, ये मेरे जीजू का घर है। पार्थ ने पंछी को देखते ही कहा, अंडस को तुम वही माँ क्या मारा है। भैंस ने पार्थ पंछी को घूरते हुए अपनी कमर पकड़े बैठ से उठते हुए कहता है। मानव ने जाकर पार्थ को संभालते हुए उससे पूछा, अंडस को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पार्थ ने कहा, अंडस को मानव भाई पहले ये बताओ कि ये भैंस यहाँ कर रही है। अपने लिए बार बार भैंस सुनकर अब पंछी को भी गुस्सा आ जाता है। तो पंछी पार्थ से जोर से बोली, अंडस को ये मेरे जीजू का घर है। मानव ने कहा, अंडस को ये बॉस की साली है। मानव और पंछी की बात सुनकर पार्थ ने हैरानी से कहा, अंडस को भाई ने शादी कर ली, कब कहाँ किससे, आज यहाँ मेरी बहन से, पंछी उसका जवाब देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीन किला में काव्या दक्ष की बाहों में थककर चूर होकर सो रही थी और दक्ष अपनी प्यारी सी बीवी को निहार रहा था। काव्या के बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे जिन्हें समेटकर दक्ष काव्या के कान के पीछ कर काव्या के माथे को बार बार चूम लेता था। अब जाकर काव्या से शादी करने के बाद दक्ष के चेहरे पर सुकून नजर आ रही थी। दक्ष के बार बार किस करने पर काव्या जो दक्ष के ऊपर सो रही वो अपनी निंदाई आवाज में बोली, अंडस को मत करो ना दक्ष, तुम बहुत गंदे हो, मुझे सोने भी नहीं देते हो। काव्या के मुंह से एक बार फिर से अपना नाम सुनकर दक्ष को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब दक्ष ने काव्या सुहानी को पहली बार देखा था और उसे चाहने लगा था। फ्लैशबैक कॉलेज का फर्स्ट डे जब दक्ष अपने बेस्ट फ्रेंड समीर और उसकी बहन निहारिका के साथ कॉलेज के एंट्रेंस पर खड़ा कॉलेज के बड़े से गेट को देख रहा था। समीर ने कहा, अंडस को अब क्या गेट ही देखता रहेगा या फिर अंदर भी चलेगा। हाँ दक्ष चलो ना अंदर। निहारिका दक्ष की बांह को पकड़ते हुए कहती है। हाँ चलो कहते हुए दक्ष निहारिका के हाथ को खुद के बांह से हटाकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। दक्ष जब कॉलेज कैंपस में आता है तो देखता है कि वहां तो नए स्टूडेंट्स की रैगिंग चल रही थी। एक लड़की जो डेनिम जीन्स और डेनिम की जैकेट पहने, बालों का हाई पोनी टेल बनाए, कानों में बड़े बड़े गोल गोल ईयरिंग पहनी थी, आंखों में भरकर काजल, होंठों पर हल्की लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई, बड़ी क्यूट लग रही थी और जो खुद भी फ्रेशर्स लग रही थी। वो कार के बोनट पर बैठकर सामने खड़े नए स्टूडेंट्स में से किसी से डांस करवा रही थी, तो किसी को गाना गाने बोलती है, तो किसी को मुर्गा बनाकर रखती है, जिसे देखकर वो खिलखिलाकर हंस रही थी और उसकी उसी खिलखिलाती हंसी को देखकर दक्ष भी मुस्कुरा रहा था। दक्ष को देखकर एक दूसरी लड़की कार के बोनट पर बैठी लड़की से बोली, अंडस को सुहानी वो देख नए मुर्गे और साथ में अपनी मुर्गी भी लेकर आए हैं। सुहानी जो कार के बोनट पर बैठी थी वो नीचे कूदते हुए बोली,
अंडस्को या बेबी मुर्गों और मुर्गी को यहाँ लेकर आओ। तो एक लड़का जाकर दक्ष, समीर और निहारिका को सुहानी के पास लेकर आता है। तो यही होती है दक्ष और सुहानी की पहली मुलाकात। सुहानी ने दक्ष के आगे पीछे घूमते हुए कहा, अंडस्को फ्रेसर। दक्ष बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाता है। सुहानी ने फिर पूछा, अंडस्को नाम क्या है? दक्ष ने कहा, अंडस्को दक्ष राय जादल। सुहानी ने कहा, अंडस्को तो फिर रैगिंग तो बनती है। दक्ष ने कहा, अंडस्को पर तुम भी तो फ्रेसर ही लग रही हो। सुहानी ने कहा, अंडस्को हाँ हूँ फ्रेसर, पर सीनियर की बहन हूँ तो रैगिंग का लाइसेंस मिल गया है। दक्ष ने कहा, अंडस्को पर सीनियर तो तुम्हारा भाई है, तुम नहीं। सुहानी ने कहा, अंडस्को तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। तुम्हारी रैगिंग टास्क ये है कि तुम्हें यहाँ खड़ी लड़की में से किसी को किस करना होगा। ये सुनते ही निहारिका ने सुहानी पर भड़के हुए कहा, अंडस्को ये क्या बकवास कर रही हो, दक्ष किसी को भी किस नहीं करेगा। सुहानी ने दक्ष से पूछा, अंडस्को ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? दक्ष ने नहीं कहा। सुहानी ने कहा, अंडस्को तो इतना भड़क क्यों रही है, तुम अपना टास्क पूरा करो। दक्ष ने पूछा, अंडस्को यहाँ खड़ी किसी भी लड़की को किस कर सकता हूँ? सुहानी ने कहा, अंडस्को हाँ कर सकते हो। एपिसोड 18 काली रात। कॉलेज कैंपस में खड़े सभी स्टूडेंट्स दिल थाम कर सामने देख रहे थे कि आखिर दक्ष अपना टास्क पूरा करने के लिए किसे चुनेगा। दक्ष ने कहा, अंडस्को तो फिर तो तुम भी यही खड़ी हो। कहते हुए दक्ष सुहानी का हाथ पकड़ अपने करीब खींचकर उसके होंठों से अपने होंठ जोड़कर खुद को राहत पहुंचाने लगता है। दक्ष सुहानी को किस कर रहा था और जब सुहानी उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे धक्का देती है तो दक्ष सुहानी के दोनों हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसके पीठ से लगा देता है और उसे डीप किस करने लगता है। करीब 20 मिनट तक दक्ष सुहानी को किस कर उसे खुद से दूर करता है तो सुहानी गहरी सांस लेते हुए दक्ष को घूरने लगती है। तो दक्ष ने अपने होंठ पर लगे सुहानी के लिपस्टिक को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, अंडस्को सो टेस्टी बेबी। इतना सुनना था कि सुहानी दक्ष को अपना हाथ उठाकर थप्पड़ मारने को होती है। सुहानी ने गुस्से से दक्ष को घूरते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे सुहानी अग्निहोत्री को किस करने की कोशिश की है। दक्ष ने फिर से सुहानी के हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर कहा, अंडस्को बेबी मैंने तो तुम्हारा दिया हुआ टास्क ही पूरा किया है तो इसमें तुम मुझे गलत नहीं कह सकती। और मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं की है, मैंने तुम्हें किस किया है। दक्ष के सुहानी के हाथ मोड़कर उसके पीठ से लगाने से सुहानी दक्ष के सीने से लग जाती है जिससे सुहानी और दक्ष दोनों की ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आवाज़ बाहर तक दोनों को सुनाई देने लगती है। उस धक धक की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहीं खो जाते हैं। सुहानी तब होश में आती जब कोई उसका पेट नेम लेकर उसे बुलाता है और ये अखिल था जो सुहानी को उसके पेट नेम से बुला रहा था। अखिल अग्निहोत्री सुहानी से 4 साल बड़ा सुहानी का भाई है। अखिल ने सुहानी से कहा, अंडस्को सुहू घर चले। हाँ डैडा चलते हैं। कहते हुए सुहानी दक्ष को धक्का देकर अखिल के पास चली जाती है। सुहानी अखिल को डैडा बुलाती है। कुछ हुआ है क्या सुहू? अखिल ने दक्ष को घूरते हुए सुहानी से पूछा। नहीं डैडा कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का मस्ती मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं, सुहानी ने दक्ष पर घूरती नजर डालते हुए कहा। ठीक है तो चलो। कहते हुए अखिल बाइक निकलता है तो सुहानी जिद कर खुद बाइक चलाने के लिए कहती है तो अखिल भी उसे चलाने देता है और खुद पीछे बैठ जाता है। दक्ष तब तक सुहानी को पीछे से देखते रहता है जब तक सुहानी कॉलेज कैंपस से बाहर नहीं निकल जाती है। उसके जाने के बाद दक्ष धीरे से कहता है, अंडस्को सुहू नाइस नेम बेबी। इन सब में निहारिका जल भून कर कोयला हो रही थी लेकिन वो दक्ष से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि अभी सबके सामने ही दक्ष ने ये कह दिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब कि वो दक्ष के लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिर दक्ष समीर के साथ अपनी क्लासेस अटेंड करने चले जाता है लेकिन दक्ष ने निहारिका की तरफ देखा तक नहीं था। निहारिका खार खाकर उनके पीछे चली जाती है। प्रेजेंट टाइम। दक्ष अपने ऊपर सो रही काव्या के हिलने से अपनी यादों से बाहर आता है और काव्या को अच्छे से खुद में समेटकर खुद भी सो जाता है। दक्ष तो अपनी सुहानी को पाने के बाद उसके साथ बिताए प्यार भरे लम्हों को याद कर रहा था लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिल था जो काव्या को देखने के बाद से एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया था। वो रात भर सो नहीं पाया था इसलिए अखिल उठकर अपनी कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाता है और कुछ दूर ड्राइव कर एक जले हुए घर के पास आकर रुकता है।
अखिल कार में बैठे हुए उस घर को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। उस घर से उसकी कई यादें जुड़ी हुई थी। अखिल कार से बाहर निकलकर उस घर के अंदर चला जाता है और जैसे जैसे अखिल उस घर के अंदर जा रहा था उसकी वो बुरी यादें उसके सामने आती जा रही थी। अखिल अपनी जिंदगी की उस काली रात को याद करने लगता है जब उसने उसका सब कुछ खो दिया था। फ्लैशबैक। रवींद्र अग्निहोत्री एक पुलिस ऑफिसर, उनके फैमिली में 4 मेंबर है। उनकी पत्नी निर्मला जी, उनका बेटा अखिल अग्निहोत्री और उनकी बेटी जो घर पर सबकी लाडली है सुहानी अग्निहोत्री। वो दिन सुहानी का दिन वाला दिन था। दक्ष और अखिल दोनों कहीं बाहर से बातें करते हुए अग्निहोत्री हाउस के डोर पर आकर रुकते हैं। अखिल डोर बेल बजाता है लेकिन कोई डोर नहीं खोलता है। अखिल एक बार फिर से डोर बेल बजाता है लेकिन इस बार भी कोई डोर नहीं खोलता। अखिल ने कहा, अंडस्को ये घर पर सबको हो क्या गया है, कोई डोर क्यों नहीं खोल रहा है। कहते हुए अखिल अपनी मां को आवाज देते हुए डोर को जैसे पीटने जाता है तो डोर खुल जाता है। डोर के ऐसे खुलने से दक्ष और अखिल हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अखिल की मां डोर ऐसे खुला छोड़ दे। और उसके पिता भी इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते थे। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे पड़े हैं। ये देखकर दोनों को कुछ गलत होने की आशंका से उनकी रूह कांप जाती है। अखिल लड़खड़ा जाता है कि आखिर उसके घर में क्या हुआ है। दक्ष उसे पकड़कर संभाल लेता है लेकिन दिल तो किसी डर से दक्ष का भी शोर कर रहा था। दक्ष के अखिल को संभालते ही अखिल अपनी माँ, पापा और सुहानी को आवाज देते हुए उनके कमरे की ओर भागता है। अखिल ने कहा, अंडस्को माँ, पापा, सुहू कहाँ हो आप सब, माँ कहाँ हो, कहते पुकारते हुए अखिल जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाने को होता है। हल्की उसकी नज़र किचन के पास पड़ी उसकी मंगेतर रजनी की बॉडी दिखती है जिसके आसपास खून फैला हुआ था। अखिल का अपनी मोहब्बत को इस तरह से देखकर उसकी सांस रुकने दे से होती है। वो जल्दी से भागकर रजनी के करीब पहुंचता है और रजनी का सर उठाकर अपने गोद में रख उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन रजनी नहीं उठती है क्योंकि उसकी बॉडी बेजान हो गई थी। अखिल के आंख से आंसू का कतरा बह जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि घर के बाकी सभी लोग कहाँ गए। अखिल रजनी के सर को नीचे रख सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है कि नीचे फर्श पर खून से सने अपने पापा को देखकर उसकी जान उसके हलक तक आ जाती है। अखिल रोते हुए घुटने के बल बैठकर अपने पापा को आवाज देकर उठाने लगता है। अखिल ने कहा, अंडस्को पापा, पापा उठो ना पापा, ये सब कैसे हुआ, किसने किया पापा, कुछ तो बोलो पापा, उठो ना पापा। अखिल अपने पापा का सर अपने घुटने पर रख उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पापा उसके आने के पहले ही अपनी दम तोड़ चुके थे। तभी उन्हें किसी की दर्द से कारहने की आवाज सुनाई देती है। तो अखिल अपने पिता सर आराम से फर्श पर रखता है। फिर अखिल और दक्ष उस ओर भागते हैं तो देखते हैं कि अखिल की माँ भी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई है लेकिन अभी उनकी सांसें चल रही थी। अखिल ने उनके पास बैठकर उनके सर अपने घुटने पर रख उनसे पूछा, अंडस्को माँ, ये सब कैसे हुआ, किसने किया। आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। दक्ष का ये सब देखकर अब सुहानी के लिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है कि अब सुहानी उसे जाने किस हाल में मिलेगी। अखिल की मां निर्मला जी ने कराहते हुए कहा, अंडस्को अखिल बेटा, अपनी बहन को बचा ले बेटा, वो लोग उसे भी मार देंगे। निर्मला जी की बात सुन अब दक्ष और अखिल दोनों के चेहरों का बचा कुचा रंग भी उड़ गया था। और सुहानी का नाम सुनकर दक्ष जल्दी से नीचे बैठ अखिल की मां से पूछा, अंडस्को आंटी सुहानी कहाँ है। अखिल की मां एक कमरे की ओर इशारा कर देती है। दक्ष अखिल को निर्मला जी को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है और खुद उस कमरे की ओर चला जाता है जिस और निर्मला जी ने इशारा किया था। दक्ष जब उस कमरे के अंदर जाता है तो उसका दिल धक से रह जाता है क्योंकि बेड पर सुहानी किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। सुहानी की बॉडी पर कोई जख्म नहीं था पर उसके सर पर साइड में एक बुलेट लगने का निशान था और बेड पर बिछा सफेद चादर अब तक खून से लाल हो गया था। दक्ष के पैर जैसे फर्श पर जम जाते हैं। वो सुहानी को उस हाल में देखकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बाहर से आती अखिल की आवाज उसे होश में लाती है। दक्ष, सुहानी कैसी है, वो ठीक तो है ना। दक्ष जैसे ही होश में आता है दौड़कर सुहानी के पास जाता है और उसे उठाने लगता है लेकिन सुहानी का शरीर बेजान हो चुका था। तभी दक्ष को सुहानी की धीमी होती धड़कन की धक धक सुनाई देती है। दक्ष बिना टाइम वेस्ट किए सुहानी को अपने गोद में उठाता है और कमरे से बाहर भागने लगता है। दक्ष ने कहा, अंडस्को तुम्हें कुछ नहीं होगा सुहानी, तुम्हारा दक्ष तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। बस कुछ पल के लिए अपने दक्ष का साथ मत छोड़ना, फिर तो मैं हूँ ही जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा। सुहानी बस कुछ पल खुद को संभालो सुहानी, हम हॉस्पिटल जा ही रहे हैं।
दक्ष सुहानी को कमरे से बाहर लेकर आता है। अखिल सुहानी की वो हालत देखकर अब पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ ही पलों में उसका पूरा परिवार उजड़ गया था और ऐसा क्यों और कैसे हुआ था ये भी उसे नहीं पता था। दक्ष सुहानी को बाहों में लिए अखिल को निर्मला जी को लेकर आने के लिए बोलता है तो अखिल अपने होश में आता है और निर्मला जी को जब हॉस्पिटल ले जाने के लिए गोद में उठाने लगता है तो निर्मला जी उसे रोक देती है और अखिल को उन्हें अपने पति के पास ले जाने के लिए कहती है। अखिल ने उन्हें गोद में उठाकर अपने पिता के पास लाते हुए कहा, अंडस को हम हॉस्पिटल चलते हैं, आपको कुछ नहीं होगा माँ। निर्मला जी ने कहा, अंडस को नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे पापा के साथ ही सो जाना चाहती हूँ। उनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसे ही पूरा करना है अब। लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम सुहू को कुछ होने नहीं दोगे। तुम अब उसके लिए सिर्फ उसके बड़े भाई नहीं, उसके माँ और बाप बनकर उसके साथ रहोगे और उसे संभालोगे। निर्मला जी अखिल का गाल अपने खून से सने हाथों से छूती है और उससे कहती है, वादा करो। अखिल अपने कांपते हाथ अपनी मां के हाथ पर रख देता है और जैसे ही अखिल अपनी मां के हाथ पर अपना हाथ रखता है उसकी मां भी अपना दम तोड़ देती है। अखिल के आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगती है। वो एक मूर्ति की तरह अपने माँ बाप के हाथ पकड़े वहां बैठे रहता है। अखिल को कुछ पल बाद सुहानी का जब ख्याल आता है तो वो अपने माँ पापा का हाथ सही से नीचे रख भागते हुए नीचे जाता है और एक दूसरी कार निकाल कर फुल स्पीड में कार ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में कार चलाने लगता है और साथ ही अखिल दक्ष को बार बार कॉल कर रहा था लेकिन दक्ष उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। कुछ दूरी पर ही जाकर अखिल देखता है कि हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर जो पुल पड़ता है वहीं बीचों बीच दक्ष की कार खड़ी है और पुल के इस तरफ कई कार खड़ी उसका रास्ता रोक रही है तो पुल के उस तरफ भी कई कार उसका रास्ता रोके खड़ी है। अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है। उसके परिवार के साथ है तभी अखिल देखता है कि दक्ष की कार आगे बढ़ रही है लेकिन कुछ ही पलों में दक्ष उस कार से नीचे गिर जाता है और वो कार पुल की रेलिंग को तोड़कर नीचे गिरने लगती है और साथ ही उस कार में आग भी लग गई थी। तभी अखिल का फोन रिंग करता है जो उसके पड़ोसी का फोन था। उसका पड़ोसी बताता है कि उसके घर में आग लग गई है और उसके माँ बाप उसमें जलकर मर गए हैं जिनके चिता को आग देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई थी। अखिल उस दिन अपना सब कुछ खो बैठा था। प्रेजेंट टाइम अखिल उस घर में हर जगह घूमते हुए उन पालों को याद करता है जो उसने अपने माँ बाप बहन और अपनी मोहब्बत रजनी के साथ बिताई थी। अखिल ने कहा, अंडस को माँ मैं आपसे किए वादे को नहीं निभा पाया था पर अब जब मेरी सुहू मुझे मिल गई है तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, ये आपके बेटे का आपसे वादा है। एपिसोड 19 झील में रोमांस। सुबह के 5 बजे जब काव्या के चेहरे पर सीधे सूरज की किरणें पड़ती है तो काव्या हिलने लगती है और दक्ष को पकड़कर उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाकर वापस से सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी काव्या को ऐसा लगता है कि कोई उसका पैर कोई चाट रहा है। काव्या को लगता है कि ये दक्ष है जो सुबह सुबह रोमांटिक होकर उसे परेशान कर रहा है। काव्या ने अपने पैर से झटकते हुए दक्ष से कहा, अंडस को अभी कुछ मत कीजिए ना, मुझे सोने दीजिए, बहुत नींद आ रही है, वैसे भी आपने रात को मुझे बहुत परेशान किया है। काव्या फिर से दक्ष के सीने पर अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगती है लेकिन जैसे उसे समझ में आता है कि जैसे दक्ष तो उसके नीचे सो रहा है और वो दक्ष के ऊपर सो रही है तो उसके पैर चाट कौन रहा है। उसे याद आता है कि पिछले रात को जब वो थक कर सो गई थी तब दक्ष ने उसे उसके लहंगे के दुपट्टे से कवर कर अपने ऊपर सूला लिया था और तब उसे लगता है कि क्या उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर किसी और का नियत बदल गया और वह काव्या के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है। काव्या के दिमाग में जैसे ही यह ख्याल आता है वह डर जाती है और वह तुरंत उठकर अपना सर पीछे घुमा कर देखती है कि आखिर कौन उसका पैर चाट रहा है। तो जैसे ही वह सामने देखती है तो उसके चेहरे का पूरा रंग ही उड़ जाता है क्योंकि उसके पैर के पास एक सफेद रंग का बाघ बैठकर उसका पैर चाट रहा है और वह जैसे बैठा था वह बाघ दक्ष के पैर पर आधा लेटा हुआ था और आधा काव्या के पैर पर लेटा काव्या का पैर पकड़कर चाट रहा था। काव्या जैसे ही उसे देखती है कि वह एक बाघ है और उसका पैर चाट रहा है वह डरकर अपना पैर झटक कर उसे खुद से दूर कर देती है जिससे वह बाघ काव्या और दक्ष से थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। तभी वह बाघ एक गुर्राहट के साथ जोर से दहाड़ता है जिससे काव्या की जान अब हलक में आ जाती है और काव्या भी पूरा दम लगाकर चीख पड़ती है। उस बाघ के दहाड़ने से ही दक्ष की नींद भी खुल गई थी और वह देखता है कि काव्या उस बाघ को देखकर किस कदर डर गई है। दक्ष ने काव्या को अपने सीने से लगाते हुए काव्या का सर सहलाते हुए कहा, अंडस को काम डाउन बेबी, कुछ नहीं हुआ है, काम डाउन। दक्ष ने फिर उस बाघ की तरफ देखते हुए कहा,
डोंट शाउटिंग बेबी मम्मा डर रही है ना कम हियर। जैसे ही काव्या दक्ष के मुंह से बेबी और मम्मा सुनती है तो वह दक्ष को ऐसे देखती है जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। दक्ष को देखते हुए काव्या दक्ष की कही हुई बात को दोहराती है, डोंट शाउटिंग बेबी मम्मा डर रही है। काव्या ने कहा, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। वहीं वो बाघ दक्ष के बुलाने पर दक्ष के पास आ जाता है। दक्ष ने उसका सर सहलाते हुए कहा, काव्या ये हमारा बेबी बूजो है, यही यहाँ की हिफाजत करता है और यहाँ कोई भी अगर मेरी मर्जी के बिना आने की कोशिश करता है तो बुजो उसे मार देता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कल सुबह तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर बिना मेरे परमिशन के आने वाले इंसान के साथ क्या होता है। बुजो उस इंसान को जीते जी जहन्नुम की झलक दिखाता है। बूजो काव्या को देखकर हल्का सा गुर्राता है तो काव्या फिर से डरने लगती है, लेकिन दक्ष काव्या का हाथ पकड़कर बूजो के सर पर रखकर सहलाने लगता है तो बुजो भी अपना सारा हल्का हल्का हिलाने लगता है तो काव्या का बुजो से डरना खत्म होता जाता है और काव्या ने फिर खुद से बूजो का सर सहलाते हुए कहा, बुजो बेबी कितना प्यारा है। दक्ष ने काव्या से पूछा, ये तुम्हें पसंद आया? काव्या हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ मुझे बहुत पसंद आया है, बस ये मुझे ना कटे। काव्या बूजो के साथ खेलते हुए उससे बोली, हाँ बूजो बेबी तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, लेकिन तुम मुझे तो नहीं कटोगे ना? तो जैसे बूजो काव्या का बात समझ गया था, बूजो काव्या जिस हाथ से उसका सर सहला रही थी उसे चाटते हुए ना में सर हिलाता है, जिसे देख काव्या खिलखिला कर हंसते हुए बूजो के सर पर एक प्यार से किस करती है, जिससे देखकर दक्ष को बूजो से भी जलन होने लगती है। काव्या ने दक्ष से कहा, क्या इसे हम अपने साथ घर ले जा सकते हैं? दक्ष काव्या को ऐसे नॉर्मल बिहेव करते देख खुश होता है कि काव्या अब उससे खुलकर बात कर रही है। दक्ष ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम ले जाना चाहती हो तो हम इसे अपने साथ जरूर ले चलेंगे। दक्ष ने बूजो से कहा, बूजो मम्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, बोलो तुम चलोगे हमारे साथ? बुजो दक्ष को देखता है, फिर काव्या को जो उसे अपने साथ ले जाने के आश भरे नजरों से देख रही थी तो बूजो हाँ में सर हिलाता है। दक्ष ने बूजो से कहा, बुजो तुम्हें मामा की हिफाजत करनी है, तुम्हें मामा को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना है जो मामा को परेशान करेंगे, करोगे ना? बूजो अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करेगा। बुजो भी दक्ष की बात समझते हुए काव्या को देखकर अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। अब दक्ष ने काव्या को अपने सीने से लगाते हुए उसके सर को चूमते हुए कहा, हमारा बेबी कितना समझदार है ना? ये कहते हुए दक्ष बूजो के सामने ही काव्या के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है तो बूजो जैसे उन्हें किस करते देखकर शर्मा जाता है। बूजो अपने पंजों को उठाकर अपनी आंखों पर रखकर आंखों को ढकने लगता है। काव्या जब बूजो को देखती है कि वह अपने पंजों से अपनी आंखों को ढक रहा है तो काव्या दक्ष को धक्का देते हुए बोली, उसे भी शर्म आ रही है, देख लीजिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है? दक्ष ने बूजो को अपने पंजे से अपने आंखों को ढकते देखते हुए काव्या को किस करना ब्रेक कर बूजो से कहा, बूजो बेबी डैडी मामा को प्यार कर रहे हैं ना, तो ये गंदी बात है ना? ऐसे नहीं देखते, तुम जाओ यहाँ से। बूजो जैसे दक्ष की बात समझता है तो बूजो धीरे से गुर्राते हुए वहां से चला जाता है। दक्ष काव्या को अपनी बाहों में फिर से भर लेता है। माय क्यूट लिटिल वाइफ, तुम्हारा प्रोटेक्टर तो चला गया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कहते हुए दक्ष काव्या को अपने गोद में उठाता है और वहां बह रही झील के पास उसे लेकर जाने लगता है। काव्या को भी अब दक्ष की ऐसी हरकतों की आदत होने लगी थी तो बिना किसी हिचक और घबराहट के काव्या दक्ष के गले में अपने बाहें डालकर उसके सीने पर अपना सर रख देती है और दक्ष उसे लेकर जहां जा रहा था काव्या चुपचाप उसके साथ जा रही थी। जैसे अब काव्या को ये समझ आ गया था कि दक्ष उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसे हर्ट कर सके। दक्ष काव्या को अपनी बाहों में लिए हुए ही उस झील में उतरने लगता है। जब उन दोनों के कंधे तक झील का पानी आने लगता है तो दक्ष काव्या को झील के पानी में उतार कर उसे उसके कमर से पकड़कर सही से खड़ा करता है। फिर दक्ष उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए दक्ष काव्या के होठों पर अपने सख्त होंठों को रख उसके सांसों को अपने सांसों में उतारने लगता है। काव्या अपने हाथ दक्ष के बालों में रख अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगती है। झील की ठंडे पानी में दोनों एक दूसरे के हॉट किस में साथ दे रहे थे। तभी दक्ष को फील होता है कि काव्या सांस नहीं ले रही है तो दक्ष अपनी किस ब्रेक कर काव्या के चेहरे को थामते हुए उससे बोला, बेवकूफ लड़की, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? काव्या गहरी सांस लेते हुए दक्ष को देखती रहती है। दक्ष अब सांस लेना बोलकर फिर से काव्या को किस करने लगता है। करीब 20 मिनट किस करने के बाद दक्ष काव्या के होंठों को अपने होंठों को आज़ाद करता है।
काव्या अपने बदन में लिपटे दुपट्टे को संभाले दक्ष से दूर चली जाती है और दक्ष काव्या को खुद से दूर जाते हुए देखते रहता है। काव्या दक्ष से 10 कदम की दूरी पर जाकर अपने बदन पर लिपटे दुपट्टे को अपने बदन से हटाकर दूर झील के किनारे फेंक देती है और अभी काव्या झील के ठंडे पानी में दक्ष से 10 कदम की दूरी पर बिना कपड़ों के खड़ी थी और दक्ष को अपनी एक उंगली से इशारे कर उसे अपने पास बुला रही थी। दक्ष जैसे काव्या को ऐसा करते देखता है, झील के ठंडे पानी में होने के बाद भी दक्ष की बॉडी गर्म होने लगती है। दक्ष काव्या के पास जाने के लिए अपने 2 कदम ही बढ़ाता है कि काव्या दक्ष को देखते हुए धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है। काव्या का ऐसा करना दक्ष को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते काव्या गहरे पानी के अंदर चली जाती है। दक्ष काव्या को 2 से 3 बार आवाज देता है, उसको काव्या काव्या बेबी कहाँ हो तुम। लेकिन जब दक्ष को रिटर्न में काव्या की कोई आवाज नहीं आती है तो उसे बेचैनी होने लगती है और दक्ष काव्या को पानी में ढूंढने के लिए जैसे आगे बढ़ने को होता है कि उसे उसकी कमर पर किसी के हाथ का चलना महसूस होता है। तो दक्ष रुक जाता है और उस हाथ को जो उसके सीने की ओर जा रही थी उसे बीच में ही पकड़ लेता है। काव्या ऊपर आकार दक्ष को पीछे से गले से लगा लेती है। अभी काव्या का बिना कपड़े का बदन दक्ष की खुले पीठ से चिपका हुआ था। काव्या अब दक्ष के कंधे, गर्दन और पीठ पर किस करने लगती है। फिर काव्या दक्ष के आगे आकर उसके कान में सिडक्टिव वॉइस में बोली, को अब तक आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी। बोलते हुए काव्या दक्ष के कान के निचले हिस्से को हौले से चूमते हुए काट लेती है, जिससे अब काव्या के हर एक एक्शन से सहने की बारी अब दक्ष की थी। काव्या दक्ष के पूरे बॉडी पर किस करने लगती, कभी उसके कंधे पर, गर्दन पर, पूरे चेहरे पर, तो कभी उसके सीने पर किस करते हुए काट रही थी। काफी देर तक ऐसा करने से अब दक्ष के बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। तो दक्ष काव्या के बाल पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर काव्या से कहा, को अब मेरी बारी। कहते ही दक्ष काव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। दक्ष काव्या को चूमते हुए अपना फेस हल्का सा ऊपर कर काव्या का फेस देखता है, जिस पर अभी उसके साथ प्यार करने की कोई मजबूरी नहीं बल्कि मर्जी और खुशी नजर आ रही थी। दक्ष काव्या के फेस को देखने में इतना खो जाता है कि दक्ष काव्या को किस करना छोड़कर बस उसके सीने पर अपना चेहरा रखकर उसे देखते रहता है। काव्या जो अपनी आंखों को बंद कर दक्ष के किस को महसूस करते हुए सिसकियां भर रही थी, वो अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है और खुद दक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। दक्ष काव्या को किस करते हुए अपने गोद में उठा लेता है। फिर झील के पानी में ही काव्या को ऊपर उठे था हुए ही दक्ष काव्या में एंटर करता है और खुद को काव्या में समाने लगता है। इस बार दक्ष की काव्या के अंदर खुद को एंटर करने पर काव्या चीखी नहीं थी, बस कसकर दक्ष के कंधे, गर्दन पर अपने नाखून गिराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार ना किसी की मजबूरी थी और ना ही किसी की जोर जबरदस्ती थी, तो बस दोनों की मर्जी और दोनों का प्यार। आखिर काव्या ने भी तो अपनी मर्जी से ही दक्ष की नाम की मंगलसूत्र पहना था, जिसे दक्ष ने उसे प्यार करते टाइम भी उसके गले से नहीं उतारा था। जब दोनों एक दूसरे को प्यार करने में सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो दक्ष काव्या को अपनी बाहों में लिए झील से बाहर आता है। फिर दक्ष काव्या को उसके दुपट्टे में लपेटकर अच्छे से अपनी बाहों में उठाकर उस डार्क ग्रीन किले की तरफ काव्या को लेकर जाने लगता है। दोनों फिर उस डार्क ग्रीन किला के अंदर जाते हैं। काव्या को वह किला देखने का बहुत मन कर रहा था, तो दक्ष उसे वह किला दिखाने के लिए ले जाता है। उस किला को इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी हाई टेक्नोलॉजी भी उस किला की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं सकती थी। काव्या पूरा किला देखना चाहती थी, इसलिए दक्ष पहले उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। उस कपड़े को देखकर काव्या दक्ष से उस कपड़े के बारे में पूछी, को दक्ष ये कपड़े यहाँ कैसे आए? तो दक्ष उसे बताता है, को हमारे यहाँ आने से पहले ही हमारे लिए कपड़े यहाँ रखवा दिए गए थे। काव्या कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर कुछ ही देर में काव्या चेंज करके वापस आती है तो काव्या देखती है हर जगह महंगी महंगी पेंटिंग लगी हुई थी उस किला की दीवारों पर। तब तक दक्ष भी कपड़े बदल कर काव्या के पास आ जाता है। काव्या ने दक्ष से कहा, को क्या मैं उस तरफ जाकर देख सकती हूँ? काव्या दक्ष से पूछती है तो दक्ष हम कह देता है। जब काव्या वहां से चली जाती है तो दक्ष उस किला में बने एक अंडरग्राउंड रूम की तरफ चला जाता है जो कि बेसमेंट में होती है। दक्ष सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेसमेंट के अंदर जाता है और लाइट ऑन करता है तो चारों तरफ दक्ष और काव्या यानी कि सुहानी की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी, जिनमें किसी में दक्ष सुहानी को गोद में लेकर गोल घुमा रहा था, तो किसी में उसे आइसक्रीम खिला रहा था, तो किसी में सुहानी दक्ष की बाहों में सोई हुई थी, तो किसी में सुहानी और दक्ष स्विमिंग पूल पर रोमांस कर रहे थे। दक्ष उन तस्वीरों के पास जाता है और उन्हें छूते हुए कहता है,
अंडस्को बहुत जल्द सुहानी तुम्हें हमारे साथ में बिताए हुए पल याद आ जाएंगे और तुम फिर से काव्या से मेरी सुहानी बन जाओगी। एपिसोड 20 बुजो का डर। दक्ष उन फोटोज को देख रहा था, तभी उसे काव्या की बुलाने की आवाज सुनाई देती है। दक्ष काव्या की आवाज सुनकर बेसमेंट की लाइट ऑफ कर ऊपर आता है। काव्या उसे देख उसके पास आती है और अपने पेट को पकड़कर बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए दक्ष से बोली, अंडस को मुझे भूख लगी है, यहाँ लेकर तो आ गए आप, लेकिन यहाँ कुछ खाने वाने को भी है या नहीं। दक्ष काव्या को ऐसे करते देख किचन में जाता है, जहां दोनों के लिए नाश्ता पहले से ही भेजा जा चुका था। अभी दक्ष को काव्या उसकी पहली वाली सुहानी लग रही थी, क्योंकि जब भी सुहानी को भूख लगती थी तो वो दक्ष से ऐसे ही बच्चों के जैसे खाने के लिए मांगा करती थी। दक्ष नाश्ता लाकर काव्या के सामने रख देता है। काव्या नाश्ता देखकर उनमें टूट पड़ती है और दक्ष बस उसे ऐसा करते देखते रह जाता है। काव्या ने एक बार भी दक्ष से नाश्ता करने के लिए पूछा तक नहीं था और खुद ही सारा नाश्ता सफा चट कर चुकी थी। काव्या पेट भर जाने के बाद जब सिर उठाकर दक्ष को वहीं खड़े देखती है तो उससे बोली, अंडस्को ओ सॉरी, मैंने तो आपसे खाने के लिए पूछा ही नहीं, आप भी कुछ खा लो। दक्ष सामने रखे नाश्ते की प्लेट को देखता है जो अब खाली था, फिर काव्या को देखता है जिसने उसके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। दक्ष सोचता है कि जब काव्या ने उसके खाने के लिए छोड़ा ही नहीं है तो उसे क्या खाने बोल रही है। काव्या नाश्ते के खाली प्लेट को देखकर अपने होंठ गोल कर पाउट बनाकर दक्ष को देखने लगती है। दक्ष काव्या को देखता है, फिर उसके पास आकर उसके ऊपर झुकते हुए काव्या के होंठ के किनारे लगे सब्जी के सालन को पहले तो अपनी जबान से लीक करता है, फिर काव्या के होंठों को काव्या की सांस फूलने तक डीप किस करता है और फिर उसके होंठों को आजाद कर उससे कहा, अंडस्को मेरा नाश्ता हो गया, अब चले। काव्या ने दक्ष को पहले तो घूर कर देखती है, फिर उससे कहा, अंडस्को हो गया आपका। दक्ष ने अपने होठों पर अपनी जीभ फेर कर कहा, अंडस्को हाँ हो गया मेरा। दक्ष की हाँ सुनकर काव्या अपनी कंधे उचुकाते हुए बोली, अंडस्को ठीक है चलिए। काव्या और दक्ष किला से बाहर आते हैं तो सामने ही बुजो खड़ा मिलता है तो काव्या खुश होकर काव्या जो दक्ष के साथ चल रही थी वो भागते हुए बुजो के पास चली जाती है और बुजो को अपने गोद में उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब काव्या बुजो को उठाने नहीं सकती है तो काव्या बुजो के सर पर हल्का चपत मरते हुए बोली, अंडस्को बुजो तुम कितने भारी हो, मम्मा तो तुम्हें उठाने भी नहीं सक रही, मम्मा तुम्हें गोद में उठाकर कैसे प्यार करेगी। काव्या की बात पर बुजो गुर्राते हुए उसके हाथ पर अपना सर सहलाने लगता है तो काव्या खुश हो जाती है और ये देखकर दक्ष को बुजो से ही जलन होने लगती है। दक्ष ने काव्या के पास आकर कहा, अंडस्को अब चले। काव्या ने कहा, अंडस्को हाँ चलिए। काव्या अब बुजो के साथ चलने लगती है। जब तीनों किले के बाहर आते हैं तो शेरा बाहर ही खड़ा मिल जाता है। शेरा दक्ष के लिए बैक सीट का डोर ओपन कर खड़ा रहता है। दक्ष जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है तो शेरा दूसरी साइड आकर काव्या के लिए भी बैक सीट का डोर ओपन करता है। काव्या भी दक्ष के साथ जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है और अपने साथ बुजो को भी बैठा लेती है। काव्या पूरे रास्ते बस बुजो के साथ ही खेलती रहती है और दक्ष कभी काव्या को देखता है तो कभी काव्या की गोद में सर रखे बुजो को घूरते हुए देखता रहता है। तो वही रोज विला में सुबह के 8 बजे जब मानुसी सोकर उठती है तो देखती है कि पंछी के हाथ और पैर उसके ऊपर है। पंछी बेड पर कम और मानुसी के ऊपर ज्यादा सो रही थी। मानुसी पंछी के हाथ पैर अपने ऊपर से हटाकर नीचे बेड पर रखती है और खुद उठकर बेड पर बैठ जाती है तो उसे सामने ही वो हैंगर पड़ा दिखता है कल रात जिससे पंछी ने पार्थ को मारा था। और साथ मानुसी को कल रात की उसकी और मानव की वाइल्ड किस भी याद आती है और मानव का उसे घूरना भी। फ्लैशबैक। कल रात जब पार्थ को पता चला था कि पंछी की बहन के साथ दक्ष ने शादी कर ली है तो पार्थ ने हैरानी से मानव से पूछा, अंडस्को क्या भाई ने शादी कर ली, कब किससे कहाँ। पंछी ने कहा, अंडस्को आज यहाँ मेरी बहन से। पंछी भी पार्थ के स्वर में ही उसे जवाब देती है। पार्थ ने सामने खड़ी मानुसी को देखते हुए कहा, अंडस्को पर इसे देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसकी आज शादी हुई है। पार्थ की बात समझकर कि पार्थ मानुसी को दक्ष की वाइफ समझ रहा है। पंछी, मानव और मानुसी तीनों एक साथ कहते हैं, इसकी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है। तभी रमन जो दरवाज पर खड़ा था उसने कहा, अंडस्को क्या किसकी शादी हुई है और किससे। रमन की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं। रमन जब पमवा दबाते हुए विला के अंदर आता है तो वो हर कमरे में झांकते हुए पार्थ को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए वो भागते हुए उस कमरे में आता है जहां से पार्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी वो किसी की शादी की बात सुनता है, लेकिन किसकी शादी ये वो नहीं सुन पाता है।
रमन जब सामने पंछी और मानुसी को देखता है तो चौंक जाता है कि पंछी यहाँ क्या कर रही है। इससे पहले तो कभी कोई लड़की रोज विला में नहीं आई थी और आज दो लड़की एक साथ रोज में विला में है। मानव रमन को देखते हुए बोला, अंडस्को तुम भी यहाँ हो? वहीं पार्थ ने रमन को देखते हुए कहा, अंडस्को भाई मेरे पास देख, इस भैंस ने तेरे भाई का क्या हाल कर दिया है, मार मार कर। रमन पार्थ को देखता है जिसे मानव पकड़े खड़ा था। रमन पार्थ के पास जाता है और उसे संभाल कर अपने सहारे खड़ा करते हुए उससे पूछा, अंडस्को तुझे क्या हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने तुझे कुत्ते की तरह धोया है? रमन की बात सुनकर पार्थ ने जलती हुई नजर से पंछी को देखते हुए कहा, अंडस्को इस भैंस ने मुझे धोबी घाट के कपड़े की तरह धोया है। पार्थ की बात सुनकर पंछी ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, अंडस्को धोबी घाट के कपड़े की तरह नहीं, धोबी घाट के कुत्ते की तरह मारा है। पार्थ और पंछी दोनों एक दूसरे को जंग के मैदान में खड़े दुश्मन की तरह घूर रहे थे। अब मानव की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था रमन और पार्थ की नौटंकी और पंछी और पार्थ को लड़ते देखकर मानव ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को हो गया तुम दोनों का तो सुनो इसकी। पंछी की तरफ दिखाते हुए इस बहन मानुसी को दिखाते हुए, इससे शादी नहीं की है बॉस ने, इसकी दूसरी बहन से शादी की है बॉस ने। मानव फिर से पंछी को दिखाता है, और वो कौन है वो तुम दोनों को कल पता चल जाएगा, तो अभी ये नौटंकी बंद करो और चलो अपने कमरे में जाओ सोने के लिए। मानव के कहने पर पार्थ और रमन पंछी के कमरे से जाने लगते हैं। पंछी तुम बालकनी का डोर अब बंद करके सो जाओ, मानव पंछी से कहकर मानुसी की ओर देखता है तो मानुसी जल्दी से जाकर पंछी के बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर लेटते हुए पंछी से बोली, अंडस्को हाँ पंछी डोर बंद करके जल्दी आजा, नींद आ रही है। पंछी हाँ में सर हिलाती है तो पार्थ ने पंछी नाम सुनकर एक बार फिर जाते हुए रुककर मानव से कहा, अंडस्को मानव भाई इसके पंछी नाम पर मत जाना कि पंछी नाम है तो ये पंछी की तरह हल्की होगी, मुझसे पूछो ये भैंस की तरह भारी है, भैंस कहीं की। पार्थ मानव गुस्से से ऊंची आवाज में पार्थ बोलता है तो पार्थ अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है और मानव मानुसी की इस हरकत पर उसे घूरते हुए चला जाता है। फ्लैशबैक एंड मानुसी कल रात की बात सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है, फिर बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और कुछ ही समय में नहाकर वापस रूम में टॉवल पहने आती है और अपने पहनने के लिए कबर्ड में कपड़े देखने लगती है। लेकिन मानुसी ये ध्यान नहीं देती है कि उस कमरे में मानव पहले से ही मौजूद है और उसे टॉवल में बाथरूम से बाहर आते हुए बड़ी बड़ी आंखें कर देख रहा है। मानव मानुसी के पीछे से जाकर उसके कंधे और गले पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ ऐसा सीन भी देखने को मिलेगा, वैसे यू आर सो हॉट बेबी। मानव की गर्म सांसें और उसकी सिडक्टिव वॉइस में कई बातें सुन मानुसी पत्थर की जैसे अपनी जगह पर जम जाती है। मानव मानुसी के कंधे पर अपने होंठ रख उसे हल्के हल्के किस करते हुए अपने हाथ मानुसी के टॉवल के अंदर घुसाकर उसके पेट पर अपने हाथ चलाने लगता है। मानुसी मानव के ऐसा करने से अपने सेंस में वापस आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगती है। तभी उन्हें बाहर से पंछी की आवाज आती है जो उसे बुलाने उसके कमरे में आ रही थी। मानुसी घबरा जाती है, तब तक पंछी भी मानुसी के कमरे में आ जाती है। मानव भी कमरे में ही था। मानुसी घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पंछी कमरे में घुसते हुए बोली, अंडस्को दी बाहर चलो ना, भूख लगी है। मानुसी जब पंछी की कोई चिल्ला चिल्ली नहीं सुनती है तो अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखती है, लेकिन वहां मानव कहीं नहीं था। मानव के वहां ना होने पर मानुसी चैन की सांस लेती है। क्या हुआ आपको, जल्दी चेंज करो और चलो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। पंछी मानुसी को इधर उधर देखते देखकर कहती है, हाँ बस 5 मिनट में चेंज करके आ रही हूँ। मानुसी पंछी से कहकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में ये सोचते हुए चली जाती है कि मानव आखिर गया कहाँ। थोड़ी ही देर में पंछी और मानुसी दोनों नीचे डाइनिंग टेबल के पास आती है तो देखती है कि वहाँ पर मानव, पार्थ और रमन बैठे अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। दोनों देखती है कि मेन डोर पर कुछ तैयारी हो रही है। पंछी कुछ पूछने के लिए जैसे अपना मुंह खोलती है कि बाहर कार के रुकने की आवाज आती है। दक्ष और काव्या जब रोज विला पहुंचते हैं तो शेरा कार रोककर ड्राइविंग सीट से बाहर आकर दक्ष की साइड का डोर ओपन करता है। तो दक्ष कार से बाहर आता है और काव्या की साइड जाकर उसके साइड का डोर खुद खोलकर अपना हाथ काव्या के आगे बढ़ता है। काव्या दक्ष के हाथ को देखती है, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती। दक्ष काव्या को लेकर विला के मेन डोर पर आता है तो वहां पहले से ही काव्या के गृह प्रवेश की तैयारी की हुई थी। मानव, पंछी, पार्थ, मानुसी, रमन के साथ सामने एक 30-35 साल की औरत हाथ में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। इनका नाम जानकी देवी है। इस औरत को मानव ने दक्ष के कहने पर यहाँ काव्या,
पंछी और मानुसी के ख्याल रखने के लिए रखा है। जानकी जी काव्या और दक्ष का साथ में आरती करती है और अभी काव्या ने जो सिर्फ मंगलसूत्र पहना था और मांग में सिंदूर नहीं भरा था, क्योंकि ग्रीन वैली में सिर्फ कपड़े ही भेजे गए थे और कुछ नहीं। जानकी जी ने आरती की थाल दक्ष के सामने करते हुए कहा, अंडस्को सर, आप मैडम के मांग में सिंदूर भर दीजिए, क्योंकि शादी के बाद एक सुहागन की मांग कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। ये अपसागुन होता है। दक्ष थाल में से सिंदूर लेकर काव्या के मांग में भर देता है तो काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैडम, आप अब इस कलश को अपने सीधे पैर से ठोकर मार कर गिराकर अंदर आए, फिर आप इस आलता भरे थाल में अपने पैर रख सामने बिछे सफेद चादर पर अपने पैर के छाप बनाकर आगे बढ़िएगा। जानकी जी काव्या को जैसे जैसे बताती है, काव्या ठीक वैसे करते हुए विला के अंदर अपने कदम बढ़ाती जाती है। काव्या को अपनी भाभी के रूप में देखकर पार्थ और रमन की तो होश ही उड़ गए थे। पार्थ तो बस कभी रमन को देखता तो कभी काव्या को देखता, क्योंकि जब रमन ने पहली बार काव्या को टैक्सी में देखा था तभी उसे पसंद करने लगा था। पार्थ ने रमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को होता है, टेंशन ना ले। काव्या अंदर आती है तो मानुसी और पंछी जैसे उसे दौड़कर जाकर गले लगाना चाहती है कि बुजो पीछे से आकर जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर मानुसी उछलकर मानव के गोद में चढ़ जाती है और पंछी पार्थ की गोद में उछाल कर चढ़ जाती है। जैसे पंछी अपने पैर पार्थ के चारों ओर मोड़ती है तो पार्थ की दर्द से चीख निकल जाती है, क्योंकि पंछी ने पार्थ के बम पर अभी लात मार दिया था। पार्थ, इस भैंस ने फिर से मुझे मारा। भैंस, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? मैं ही मिला, एक मेरे ऊपर चढ़कर मुझे ही मार रही हो। पार्थ पंछी को खुद से दूर झटकते हुए कह रहा था, लेकिन पंछी उससे ऐसी चिपकी हुई थी जैसे कि किसी चीज को फेविगम से चिपकाते हैं। जब पंछी पार्थ के गोद से नहीं उतरती है तो पार्थ को मजबूरन पंछी की थाई पर हाथ रखकर उसे खुद में संभालना पड़ता है। पार्थ ने पंछी को संभालते हुए दक्ष से कहा, अंडस्को भाई, इस बुजो का और मेरा 36 का आंकड़ा है, आप इसे यहाँ कहाँ लेकर आ गए? तो वही पार्थ की बात सुनकर बुजो एक बार फिर से जोर से दहाड़ता है, जिसकी दहाड़ सुनकर वहाँ एक बार फिर से चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। एपिसोड 21, सबके सामने किस। बुजो के दहाड़ने से सबकी हालत खराब हो गई थी। मानुसी मानव के गोद में ऐसे चढ़ गई थी जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो और मानव उसे संभालने वाला है। मानव भी मानुसी को उसके हिप से पकड़कर अपने गोद में अच्छे से एडजस्ट कर लेता है और मानुसी को गोद में लिए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। मानुसी ने जो चेहरा बुजो के डर से मानव के सीने पर छुपा रखा था, मानव उसे सहला रहा था। मानव को अभी बुजो कोई फरिश्ते की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से मानुसी खुद ही उसके बाहों में लिपटी हुई थी। मानव आराम से सोफे पर बैठकर सामने चल रहे लाइव शो देखने लगता है, क्योंकि मानव को बुजो से डर नहीं लग रहा था और न ही रमन और शेरा को। शेरा और मानव को इसलिए बुजो से डर नहीं लग रहा था क्योंकि ग्रीन वैली में बुजो की देखभाल के लिए शेरा और मानव जाते रहते थे और उन्हें बुजो पहचानता था। और रमन को इसलिए बुजो से डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने बुजो का कुछ बिगाड़ा नहीं था। पंछी पार्थ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी ने पंछी और पार्थ पर फेविगम लगा दिया हो और फेविगम से दोनों को चिपका दिया हो। पार्थ ने जैसे ही दक्ष से कहा था कि मेरा और इसका 36 का आंकड़ा है तो आप इसे यहाँ कहाँ लेकर आ गए हैं? पार्थ की बात पर बुजो फिर से जोर से दहाड़ता है और बुजो के दहाड़ने से हॉल में फिर से चिल्लाम चिल्ली शुरू हो जाती है, जिससे पंछी और पार्थ से चिपकने लगती है और इसी में बार बार पंछी पार्थ के बम पर अपना पैर भी मार रही थी और पार्थ बेचारा अपने बम पर पंछी की लात को बर्दाश्त कर रहा था। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इन सब में काव्या बस पार्थ और रमन को ही देख रही थी, क्योंकि काव्या पार्थ और रमन को पहचान गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों यहाँ दक्ष के विला पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जब पार्थ ने दक्ष को भाई कहा तब काव्या को समझ आया कि पार्थ और रमन दक्ष के भाई हैं। काव्या सोचती है कि अगर वो दोनों दक्ष के भाई हैं तो दक्ष ने उन दोनों को या अपनी फैमिली को उनकी शादी में क्यों नहीं बुलाया था? क्या दक्ष उसे अपने फैमिली के सामने अपनी वाइफ नहीं मान सकता था? काव्या के मन में फिर से ऐसे सवाल आ रहे थे जो काव्या को दक्ष से दूर कर सकते थे। तो वहीं काव्या के मन में चल रहे बातों से अनाजन दक्ष आराम से जाकर डाइनिंग टेबल पर चेयर खींचकर बैठ गया था और अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे सामने क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही ना हो। तभी फिर से चीखने की आवाज आती है और इस आवाज से काव्या अपनी सोच से बाहर आती है और सामने देखती है तो बुजो पार्थ का पेन पकड़कर खींच रहा था, इसलिए पार्थ के गोद में चढ़ी पंछी चीखने लगती है।
काव्या ने कहा, अंडस्को बुजो बेबी ऐसे नहीं करते हैं। कहते हुए काव्या बुजो के पास जाती है और फिर बुजो के सामने नीचे बैठकर काव्या ने बुजो के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बुजो से कहा, अंडस्को बुजो छोड़ो बेबी, गंदी बात, ऐसा नहीं करते, छोड़ो। काव्या बुजो के सर पर सहलाते हुए उससे कहती है। काव्या के इतना कहते ही सब काव्या को हैरानी से देखने लगते हैं। अल की काव्या बुजो से डर क्यों नहीं रही है और बुजो उसे काट क्यों नहीं रहा है। अल बुजो पार्थ का पेंट अपने मुंह से पकड़े हुए ही सर ऊपर कर काव्या को देखता है। अल फिर पार्थ का पेंट छोड़कर फिर से पार्थ के ऊपर जोर से दहाड़ता है। अल और काव्या जो नीचे बैठकर बुजो को समझा रही थी, बुजो उसके पास जाकर उसके गोद में अपना सर घुसाने लगता है। बुजो का ऐसा करना सबको एक और झटका देता है। पार्थ और रमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दक्ष को छोड़कर बुजो किसी और के इतने पास भी जा सकता है। काव्या बुजो के सर पर एक किस करती है, जिसे देखकर दक्ष को ऐसा लग रहा था कि बुजो को काव्या से मिलाकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। क्योंकि जो प्यार उसे काव्या से मिलनी चाहिए थी वो प्यार तो काव्या इस बुजो पर लुटा रही थी। उन दोनों को देखते हुए अब दक्ष ये सोच रहा था कि क्या वो अब बुजो को काव्या से दूर भेज भी सकता है। नहीं भेज सकता क्योंकि काव्या अब बुजो को खुद से दूर जाने ही नहीं देगी। काव्या बुजो का सिर सहलाते हुए पंछी को देखती है जो पार्थ से चिपकी हुई थी। पंछी नीचे आओ बेटा, काव्या पंछी से कहती है तो पंछी अपना सर पार्थ के सीने से बाहर निकाल कर काव्या को देखती है जो बुजो का सिर सहला रही थी। नहीं, वो काट लेगा और आप भी उससे दूर हटो दी, वो काट लेगा, पंछी डरते हुए कंपते आवाज से कहती है। बुजो बेबी, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम इससे कटोगी क्या। काव्या की पूरी बात सुन बुजो पंछी को देखता है, फिर धीरे से गुर्राता है जैसे कह रहा हो जिससे तुम प्यार करोगी उससे मैं भी प्यार करूंगा। काव्या ने कहा, अंडस को देखा बुजो कह रहा है कि ये नहीं कटेगा, अब आओ नीचे, कहती है पंछी। अंडस को पक्का, काव्या ने कहा, अंडस को हाँ पक्का, अब आओ नीचे। काव्या अपना हाथ पंछी के ओर बढ़ाती है तो पंछी भी काव्या का वो हाथ पकड़कर पार्थ के गोद से नीचे आ जाती है और डरते हुए काव्या और बुजो के सामने नीचे बैठ जाती है। ये पक्का नहीं कटेगा नादी, पंछी फिर से डरते हुए पूछती है। नहीं कटेगा, कहते हुए काव्या पंछी का हाथ बुजो के सिर पर रख देती है तो पंछी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गिला गिला महसूस होता है। पंछी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो बुजो अपने जुबान से पंछी का हाथ चाट रहा था। पंछी पहले तो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं बुजो उसके हाथ को काट ना ले, लेकिन फिर पंछी ने खुद अपना हाथ बुजो के सामने बढ़ा दिया तो बुजो फिर से पंछी का हाथ चाटने लगा जिससे पंछी को उसके हाथ पर गुदगुदी होने लगती है और पंछी खिलखिलाकर हंसने लगती है। पंछी को बुजो के साथ नॉर्मल देखकर अब मानुसी भी मानव के गोद से उतरकर काव्या और पंछी के पास आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है, लेकिन बुजो उसे घूरने लगता है। काव्या देखना, मानुसी ने बुजो के उसे ठुकराने से मुंह बनाते हुए काव्या से कहा। काव्या ने कहा, अंडस्को बेबी, ये मम्मा की फ्रेंड है और आप इनके साथ भी खेल सकते हो, अगर आप मम्मा की बात नहीं मानोगे तो मम्मा आपसे बात नहीं करेगी। काव्या के मुंह से इतना सुनना था कि बुजो मानुसी के ऊपर ही कूद जाता है जिससे मानुसी की मुंह से जोर से चीख निकल जाती है और सबको लगता है कि बुजो गुस्से से ऐसा कर रहा है, इसलिए सब बुजो से मानुसी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि सबका पोपट हो जाता है क्योंकि बुजो मानुसी को काट नहीं रहा था बल्कि बुजो तो मानुसी के गाल को चाटते हुए खेल रहा था। काव्या, पंछी और मानुसी तीनों ही उन सब को भूल कर बुजो के साथ खेलने में बिजी हो गई थी। और अभी बुजो से जलने वाले उस हॉल में 3 लोग थे। दक्ष जो बुजो को यहाँ लाने और काव्या से मिलाने के अपने डिसीजन पर पछता रहा था। मानव जो अभी अभी बुजो को कोई फरिश्ता समझ रहा था, अब उसे भी बुजो पर गुस्सा आ रहा था। तीसरा हमारे पार्थ, जिनका बुजो के साथ 36 का आंकड़ा था, वो तो तब से जल भून रहा था जब से बुजो वहाँ आया था। काव्या ने बुजो का सिर सहलाते हुए पार्थ से पूछा, अंडस्को, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा और मेरे बुजो का 36 का आंकड़ा है, पर वो क्यों? काव्या के ये पूछने पर कि पार्थ और बुजो के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है, पार्थ के कुछ कहने से पहले ही रमन बोल पड़ता है, अंडस्को, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, जब बुजो छोटा सा था तब वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहता था और सिर्फ भाई दक्ष की तरफ दिखाते हुए भाई के पीछे पीछे ही घूमता रहता था, किसी को भी भाई के करीब नहीं आने देता था। और भाई के करीब जाने के चक्कर में एक दिन पार्थ ने बुजो का खाना ब्रूनो को दे दिया था। बस उस दिन से इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। सब पार्थ की हरकत पर हंसने लगते हैं और सबको खुद पर हंसते देख पार्थ का मुंह बन जाता है।
रमन ने फिर कहा, अंडस्को आपको पता है उस दिन तो बहुत मुश्किल से हम सब ने मिलकर पार्थ को बुजो से बचाया था, नहीं तो बुजो उस दिन पार्थ को ही अपना खाना बना लेता। पंछी ने कहा, अंडस्को लेकिन ये ब्रूनो कौन है और उसने बुजो का खाना लेकर क्या किया? रमन मुस्कुराया और पार्थ की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को अरे ब्रूनो ने बुजो का खाना खा लिया क्योंकि ब्रूनो बुजो का भाई है जो अभी भी हमारे साथ हमारे घर पर रहता है। रमन पंछी को बताता है। काव्या, पंछी और मानुसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है ये जानकर कि एक और सफेद टाइगर दक्ष के घर पर है। जब आखिर में दक्ष से नहीं रहा जाता है तो दक्ष काव्या को आवाज देते हुए बोला, अंडस्को काव्या आकर नाश्ता करो, हमें ऑफिस भी जाना है। दक्ष थोड़े रूड वे में बोलता है तो काव्या जल्दी से उठकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने लगती है। दक्ष एक सर्वेंट को बुजो को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है तो वह सर्वेंट डरते हुए बुजो के पास आता है तो बुजो घुर्राता हुआ दक्ष को देखने लगता है, फिर खुद ही वहां से चला जाता है। दक्ष काव्या का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने गोद में बैठा लेता है और उसे उसका मुंह खोलने के लिए कहता है। काव्या को ऐसे सबके सामने दक्ष के गोद में बैठने में बहुत शर्म आ रही थी इसलिए काव्या दक्ष के गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष उसे उसके कमर से पकड़कर फिर से अपने गोद में बैठा लेता है और अपने हाथ से निवाला तोड़कर काव्या के मुंह के पास लाकर उसे खाने के लिए कहता है। काव्या अपना मुंह खोल देती है तो दक्ष उसे खिलाने लगता है और हर निवाले के बाद दक्ष काव्या के होंठों को चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही सबकी आंखें बाहर आने लगती है। पंछी और मानुसी भी जल्दी से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता जल्दी जल्दी करने लगती है। तो वही दक्ष एक बार काव्या को खिलाता है और एक बार खुद खाता है और साथ काव्या को खुद को किस करने के लिए भी कहता है। काव्या को दक्ष की बात मानकर उसे किस करना पड़ता है। सब जल्दी जल्दी अपना नाश्ता कर वहां से निकल जाते हैं। अब वहां बच जाते हैं तो बस काव्या और दक्ष। तो अब दक्ष ने काव्या के होंठों को सहलाते हुए उससे कहा, हाँ अंडस्को बेबी, मैं अब तक जो किस कर रहा था वो तो ट्रायल था, असली किस तो अब शुरू होगी। कहते ही दक्ष काव्या के होंठों को पैसन से किस करने लगता है। काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष उसके होंठों को खा ही जाएगा। कुछ ही पलों में दक्ष की किस में काव्या भी साथ देने लगती है। एपिसोड 22, आप मुझसे प्यार करते हो। दक्ष का एक हाथ काव्या के पीठ को सहला रहा था तो दूसरा हाथ काव्या के गाल पर था, जिससे अब काव्या भी दक्ष के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। दक्ष काव्या को किस करना तो नॉर्मल ही स्टार्ट करता है, लेकिन काव्या को किस करते करते दक्ष की किस पैशनेट किस में बदलती जा रही थी और साथ ही दक्ष को काव्या को खाने की भूख भी बढ़ती जा रही थी। दक्ष काव्या को किस कर रहा था तभी जानकी आंटी किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास आने लगती है। क्योंकि काव्या और दक्ष की पीठ किचन की डोर की तरफ था इसलिए उन्हें समझ नहीं आता है कि डाइनिंग टेबल पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अभी जानकी आंटी डाइनिंग टेबल के ओर कुछ ही कदम बढ़ाए होंगी कि जैसे उन्हें समझ आता है कि दक्ष और काव्या क्या कर रहे हैं। वो उल्टे पैर किचन की ओर भाग जाती है और किचन में जाकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अभी उनका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया था। दक्ष काव्या को किस करते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। दक्ष का कमरा सेकंड फ्लोर पर था। सेकंड फ्लोर पर दक्ष के कमरे के अलावा सिर्फ 3 और कमरे थे, एक जिम थी और एक स्टडी रूम थी, बाकी का एक कमरा खाली था। लेकिन फिर भी सेकंड फ्लोर पर आने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। दक्ष काव्या को अपनी किस बिना ब्रेक किए अपने कमरे में लेकर आता है। अब तक काव्या को भी दक्ष के ऐसे किस करने की आदत हो गई थी। काव्या की उंगलियां भी दक्ष के बालों को सहलाने लगती है। दक्ष काव्या को कमरे के अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है और खुद बेड के पास खड़े होकर काव्या को देखते हुए अपने कपड़े खोलने लगता है। काव्या दक्ष को देखती रहती है। तभी दक्ष की उंगलियां जो उसके शर्ट के बटन खोल रही थी वो रुक जाती है। दक्ष ने काव्या से कहा, अंडस्को बेबी मेरी शर्ट उतारो। काव्या अभी भी दक्ष को देखती ही रहती है। तो दक्ष ने फिर से कहा, अंडस्को बेबी जब से बुजो आया है तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। फिर तुमने बुजो को किस भी किया, क्यों किया उसे किस? दक्ष की बात सुनकर काव्या जो अब तक बेड पर लेटी उसे देख रही थी वो बेड से उठकर अपने घुटने के बाल चलकर दक्ष के पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर अपने चेहरे के एकदम करीब लाती है, जिससे दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को भिगोने लगती है। काव्या वैसे ही दक्ष की आंखों में देखते हुए दक्ष से बोली, अंडस्को क्यों आपको जलन हो रही है मेरे बच्चे से? मैंने पहला ऐसा बाप देखा है जो अपने ही बच्चे से उसकी मां के प्यार करने पर जल रहा है। दक्ष ने भी काव्या की कमर को पकड़ अपने और करीब करते हुए कहा, अंडस्को हाँ हो रही है जलन, और सिर्फ अपने बच्चे से ही नहीं
बल्कि हर उस इंसान से मुझे जलन होती है जिन्हें तुम अपना टाइम देती हो, उनसे बातें करती हो, उन पर अपना प्यार लुटाती हो, चाहे फिर वो तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी फ्रेंड हो या फिर हमारा बेबी बुजो ही क्यों ना हो। जलन होती है मुझे क्योंकि तुम्हारे टाइम पर, तुम्हारे केयर पर और तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, सिर्फ मेरा। दक्ष के मुंह से प्यार सुनकर काव्या ने दक्ष की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, अंडस को आप प्यार करते हो मुझसे? दक्ष ने काव्या के आंखों में देखते हुए कहा, अंडस को क्या दिखाई देती तुम्हें मेरी इन आंखों में? दक्ष की आंखों में जब भी काव्या देखती थी उसे अपने लिए उन आंखों में हमेशा एक अलग ही खुमारी और जुनून नजर आती थी। अभी जब दक्ष काव्या से ये सब कह रहा था तो काव्या को फिर से वही खुमारी और जुनून दक्ष की आंखों नजर आ रही थी जो उसे पूरी दुनिया से छुपाकर बस अपने पास रखना चाहती हो। काव्या ने दक्ष के आंखों को बारी बारी से चूमते हुए, अंडस को मुझे इन आंखों में मेरे लिए जुनून और खुमारी नजर आ रही है। काव्या दक्ष के आंखों में देखने लगती है और अपने आप उसकी उंगलियां दक्ष के बालों में पहुंचकर उन्हें सहलाने लगती है। काव्या दक्ष की खुमारी में बहते हुए अपने होंठ दक्ष के होंठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। अब तक दक्ष ने उसे इतनी बार किस किया था कि काव्या भी अब किस करना सीख गई थी। काव्या धीरे धीरे दक्ष के निचले होंठ पर अपने होंठों से दबाव बनाते हुए उन्हें किस कर रही थी। काव्या को अपने मुंह में दक्ष की जुबान महसूस हो रही थी और अब काव्या और दक्ष का नॉर्मल किस एक फ्रेंच किस में बदल गया था। दक्ष भी काव्या के होंठों को बेतहाशा किस करने लगता है। दक्ष के हाथ काव्या के कमर पर और कसने लगते हैं। दक्ष देखता है कि काव्या अपनी आंखें बंद कर उसे किस कर रही है और काव्या की उंगलियां उसके बालों में उलझकर उन्हें सहला रही है, जिससे दक्ष की बॉडी अपनी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। काव्या धीरे धीरे दक्ष के शर्ट के बटन उसके सीने तक खोलकर उसके कंधे से ऊपर कर दक्ष के सीने पर अपनी उंगली चलाने लगती है। काव्या के ऐसा करते ही दक्ष की धड़कन बढ़ जाती है और अब तक जो दक्ष काव्या को देख रहा था उसकी आंखें बंद हो जाती है और काव्या के कमर पर उसके हाथ और कस जाते हैं। काव्या सांस लेने के लिए अपनी किस ब्रेक करती है और गहरी गहरी सांस लेकर दक्ष को देखती है जिसने अपनी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दक्ष भी अब धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलकर काव्या को मदहोशी से देखने लगता है। काव्या एक बार फिर अपने होंठ दक्ष के होंठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। फिर दक्ष ने जो शूट पहन रखा था उसे भी एक एक कर खोलने लगती है। काव्या जो कर रही थी वो सब दक्ष को अच्छा भी लग रहा था और उसे और भी ज्यादा काव्या को प्यार करने के लिए बेचैन भी कर रहा था। लेकिन दक्ष आज सिर्फ काव्या को फिल करना चाहता था, इसलिए दक्ष खुद कुछ नहीं करता है और काव्या जो कर रही है उसे करने देता है। काव्या पहले दक्ष के अपर कोट को खोलकर फेंक देती है, फिर उसके शर्ट के बाकी बचे हुए बटन खोलने लगती है। जैसे ही काव्या दक्ष के शर्ट के 3 और बटन खोलती है, काव्या दक्ष के होंठों को छोड़ उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए किस करने लगती है। फिर उसके सीने पर किस करते हुए ही काव्या दक्ष के शर्ट के सारे बटन खोलकर उसके शर्ट को दक्ष के बॉडी से अलग कर फेंक कर देती है। फिर काव्या नीचे बैठकर दक्ष के पेंट को भी खोलकर उसके बॉडी से अलग कर फेंक देती है। अब दक्ष काव्या के सामने सिर्फ उसके गारमेंट्स में खड़ा था। काव्या दक्ष के गारमेंट्स को भी खोलकर उसके बॉडी से अलग कर फेंक देती है और काव्या बेड से उतर जाती है। दक्ष को समझ नहीं आता है कि उसे ऐसे बेचैन कर काव्या कहाँ जा रही है और अब काव्या क्या करने वाली है। काव्या बेड से उतर कर दक्ष के पीछे जाती है। फिर काव्या दक्ष को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है। दक्ष मुंह के बल बेड पर गिर जाता है। दक्ष काव्या से कुछ कहता उससे पहले ही काव्या खुद उसके ऊपर उसके कमर पर आकर बैठ जाती है। काव्या ने दक्ष के करीब उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करते हुए कहा, अंडस को आप हर बार मुझे परेशान करते हो, मुझे तड़पाते हो, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि तड़पना किसे कहते हैं। इतना कहकर काव्या दक्ष के कान के सेंसिटिव पार्ट को काट लेती है। काव्या के दक्ष के कान पर काटते ही दक्ष के मुंह से सिसकी निकलती है, जिसे सुन अब काव्या दक्ष को और तड़पाने की कोशिश करते हुए काव्या दक्ष के गर्दन पर अपने होंठ रख उन्हें सहलाते हुए धीरे धीरे किस करने लगती है। काव्या धीरे धीरे दक्ष के पूरे सीने पर किस करती है। फिर दक्ष को तड़पाने के लिए उसके सीने पर दिल की जगह पर अपने दांत गड़ाने लगती है। लेकिन इन सब से दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि दक्ष तो काव्या का ये सब करना एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी काव्या एक झटके में दक्ष को उसके कंधे से पकड़कर बेड पर पलट देती है और दक्ष के गले में किस करते हुए अपने दांत गड़ा देती है। इससे दक्ष पागल सा होने लगता है और उसके मुंह से सुहा निकल जाता है। तो काव्या दक्ष को देखने लगती है। दक्ष ने खुद को कंट्रोल कर कहा, अंडस को सो हॉट बेबी, और तुम्हारा ये सब करना मुझे पागल कर रहा है। दक्ष को समझ आता है कि अभी वो अपना कंट्रोल लूज कर काव्या को सुहानी कहने वाला था। दक्ष ने काव्या को अपने ऊपर खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अंडस को यू आर सो हॉट बेबी, अब मैं दिखाता हूँ कंट्रोल लूज करने पर क्या होता है।
दक्ष झटके से बेड पर बैठ जाता है और काव्या के पैर अपने कमर पर लपेट लेता है। काव्या तो पहले से ही दक्ष के ऊपर लेटी हुई थी। दक्ष काव्या के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। बारी बारी से पहले काव्या की दोनों आंखों को किस करता है, फिर उसके दोनों गालों को, फिर उसके माथे पर किस करता है। फिर दक्ष ने काव्या के होंठों पर अपनी उंगली राख उसे सहलाते हुए उससे कहा, अंडस्को बेबी, इन्हीं होंठों से तुमने बुजो को किस किया था नाल। दक्ष काव्या के होंठों से होते हुए उसके गर्दन पर आ जाता है और उसके गर्दन पर किस करते हुए दक्ष काव्या ने जो अपने बाल बांधे हुए थे उन्हें खोल देता है और फिर उसके गर्दन पर बिखरे बालों में अपने चेहरे को छुपाकर उससे आती हुई भीनी भीनी खुशबू लेने लगता है। दक्ष काव्या के कॉलर बोन से लेकर उसके सीने तक अपनी उंगली चला रहा था, जिससे काव्या को उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी और एक अलग ही सनसनी पैदा कर रही थी। काव्या सेडिक्टिव वॉइस में दक्ष का नाम लेते हुए उसके गर्दन और कंधे पर अपने नाखून गड़ा रही थी, जो दक्ष को और काव्या के लिए पागल कर रही थी। दक्ष काव्या के कॉलर बोन पर किस करते हुए उसकी बॉडी को सहला रहा था। काव्या ने जो कपड़े पहन रखे थे वो दक्ष ने अब तक नहीं खोले थे, लेकिन अब जब दक्ष को ये समझ आता है कि अब वो काव्या को प्यार किए बिना नहीं रह सकता है, तो दक्ष अब अपने दांतों से काव्या के कपड़े को जो उसके कंधे से नीचे सरकी हुई थी उन्हें पूरा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब दक्ष काव्या के कपड़े को अपने दांतों से खोलने पर नाकाम रहता है तो उन्हें फाड़कर काव्या के बदन से अलग कर देता है। काव्या ने जो गारमेंट पहन रखा था दक्ष उसकी स्ट्रेप अपने दांतों से नीचे कर हटा देता है। दक्ष के हाथ काव्या अपने पूरे खुले हुए बदन पर चलते हुए महसूस कर रही थी। दक्ष को जब लगता है कि अब उससे नहीं रहा जाएगा तो दक्ष काव्या को बेड पर लिटा देता है। दक्ष ने काव्या के चेहरे के पास आकर उससे कहा, अंडस्को बेबी, बी रेडी, अब मैं तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह पाऊंगा। दक्ष काव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करते हुए जैसे ही उसमें एंटर करने को होता है कि दक्ष का फोन जो उसके पैंट के पॉकेट में था वो रिंग करने लगता है। दक्ष खुद को काव्या में समाने से रोक लेता है। तब तक दक्ष का फोन रिंग होकर बंद हो जाता है। दक्ष फिर से काव्या को प्यार करने को होता है कि दक्ष का फोन फिर से रिंग करता है। दक्ष का लव मेकिंग का जो मूड था वो बुरी तरह से उस इंसान पर चिड़चिड़ा जाता है जो अभी उसे कॉल कर रहा था। दक्ष काव्या के ऊपर से उठकर नीचे पड़े अपने पेंट को उठाकर उसमें से फोन निकलकर चेक करता है तो उसके फोन स्क्रीन पर मानव का नाम फ्लेश हो रहा था। दक्ष का फोन एक बार फिर से पूरा रिंग होकर कट चुका था। दक्ष मानव को कॉल बैक करता है तो मानव जल्द ही फोन रिसीव कर लेता है और दक्ष के कुछ कहने से पहले ही मानव उधर से जो कहता है उसे सुनकर दक्ष का पूरा चेहरा डार्क हो जाता है। एपिसोड 23, प्यार के अंकुर और जज्बात। मानव के फोन आने के बाद और जो मानव ने कहा था उसकी बात सुनने के बाद दक्ष का लव मेकिंग का पूरा मूड खराब हो गया था और उसका चेहरा पूरा डार्क हो गया था। उसके चेहरे को अभी कोई कमजोर दिल वाला इंसान देख लेता तो शायद उसकी उसी वक्त हार्ट अटैक से मौत हो जाती। दक्ष काव्या के तरफ मुड़ता है तो देखता है कि काव्या उठकर बेड पर बैठ गई है और उसे ही देख रही है। काव्या को देखते ही दक्ष का चेहरा वापस से प्यार और नरमी से भर जाता है। काव्या ने दक्ष को देखते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ, किसका फोन था। दक्ष काव्या के पास आया और उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, अंडस्को मानव का फोन था। बेबी, मुझे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट इशू है, उसे सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दक्ष काव्या के माथे को चूमते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें ऐसे में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन बेबी मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर वो भी ऐसे कभी नहीं जाता जब मैं खुद तुम्हें प्यार करने के लिए तड़प रहा हूँ। दक्ष काव्या को बाथरूम में ले जाता है और पहले उसे शावर दिलाकर बाथरोब पहनाकर साइड में बने स्लैब पर बैठा देता है और खुद भी शावर लेने के लिए शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। काव्या एकटक निगाह से दक्ष की बॉडी को निहारने लगती है। दक्ष जो काव्या की तरफ अपनी पीठ किए शावर ले रहा था, दक्ष ने बिना मुड़े ही हुए काव्या से कहा, अंडस्को वाइफी, अपनी नजरों की तपिश यूं ना मुझ पर डालो, मैं पिघलने लगूंगा और अगर मैं पिघल गया तो तुम्हें पता है अभी क्या होगा। काव्या दक्ष की बात सुनकर शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। उसका चेहरा किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल रंगत ले चुका था। काव्या को ये खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दिल क्यों दक्ष की तरफ झुकने लगा है। काव्या को जब भी वो रात याद आती थी जब दक्ष ने उसकी वर्जिनिटी उससे छीन ली थी तो उसे दक्ष पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब उसे याद आता था कि जैसे शादी वो करना चाहती थी वैसे ही दक्ष ने सब कुछ किया था, उसके सपने को पूरा किया था, तो उसका दिल दक्ष के लिए पिघलने लगता है।
दक्ष के लिए काव्या के मन में अब प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। दक्ष काव्या को नजरें झुकाते और उसकी कही बातों से शर्माते देख मुस्कुराते हुए अपने होंठ ऊपर उठाकर अपने बाल समेटने लगा जो शावर के पानी उस पर गिरने से बिखर गए थे। काव्या जो स्लैब पर बैठी थी वो स्लेब से नीचे उतरकर अपना बाथरोब खोलकर स्लेब पर रख दक्ष को पीछे से जाकर हक कर लेती है। काव्या के दक्ष के लिए जज्बात अब सामने आ रहे थे। दक्ष जिसने शावर बंद करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए ही थे वो वहीं रुक गए। दक्ष ने काव्या के हाथ पर हाथ रख रब करते हुए उससे कहा, अंडस को क्या हुआ वाइफी? काव्या ने दक्ष के चेस्ट पर अपने हाथ चलाते हुए कहा, अंडस को मत जाओ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा दिल बेचैन हो रहा है। दक्ष ने आगे घूमकर काव्या को अपनी बाहों में भर कर उसके माथे पर किसकर पूछा, अंडस को क्या हुआ वाइफी? डॉक्टर को बुलाऊं? काव्या दक्ष के आंखों में देखते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाने लगती है, फिर दक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। दक्ष को भी काव्या के दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही थी। काव्या की बेचैन दिल की धड़कन दक्ष को भी बेचैन कर रही थी। दक्ष भी काव्या को पैसेने किसकर उसकी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करता है। दक्ष काव्या को ऊपर उठाकर उसके पैर अपने कमर के चारों ओर लपेट लेता है, फिर उसे किस करते हुए उसमें खुद को एंटर कर लेता है, जिसकी काव्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिससे काव्या की चीख निकल जाती है, लेकिन दक्ष जो उसे किस कर रहा था इससे काव्या की चीख उसके मुंह में ही घुट कर रह जाती है। काव्या जो दक्ष के गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर उसे किस कर रही थी, दक्ष के ऐसे अचानक से उसमें एंटर करने से काव्या अपने नाखून दक्ष की गर्दन पर गड़ाने लगती है। दक्ष ने काव्या के होंठों से अपने होंठ हटाकर काव्या को देखते हुए उससे कहा, अंडस्को बेबी तुम ठीक हो ना? दक्ष के पूछने पर कि बेबी तुम ठीक हो ना, काव्या दक्ष के होंठों पर वापस से अपने होंठ रख उसे किस करने लगती है। दक्ष भी काव्या के उसके होंठों पर अपने होंठ रखते ही किस करने लगता है। कुछ ही देर में काव्या निढाल होकर दक्ष की बाहों में झूल जाती है। दक्ष काव्या को अच्छे से साफ कर उसे बाथरोब पहन कर खुद टॉवल लपेट कर काव्या को कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है और कबर्ड से काव्या और अपने लिए कपड़े निकाल कर अपने कपड़े सोफे पर रख पहले काव्या को कपड़े पहनता है। दक्ष काव्या को एक ढीली कुर्ती और प्लाजो का सेट पहनाता है। दक्ष काव्या को कपड़े पहनाकर उसे बेड पर लेटा कर खुद अपने कपड़े जो उसने एक ग्रे कलर की 3 पीस सूट निकाला था उसे पहनता है। काव्या बेड पर लेटे लेटे बस दक्ष को देखती रहती है। अभी उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा था जो वो किसी से शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी उसके पास सिवाय दक्ष के कोई नहीं था और दक्ष भी अभी उसे छोड़कर जा रहा था। दक्ष कपड़े पहनकर जेल लगाकर अपने बाल सेट करता है, फिर अपनी वॉच पहनकर काव्या के पास आकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे पर किसकर उससे कहा, अंडस्को बेबी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम सर्वेंट्स को बोल देना, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। काव्या दक्ष को देखते हुए अपने होंठों पर अपनी उंगली रख उसे खुद को किस करने के लिए इशारा करती है। दक्ष को ये बात आज समझ नहीं आ रही थी कि आज काव्या को हुआ क्या है जो काव्या उसे प्यार करने के लिए खुद से पहल कैसे कर रही है, क्योंकि अब तक वो दोनों जितने बार भी एक हुए थे उसके लिए पहल दक्ष ने ही पहल की थी। दक्ष नीचे झुककर काव्या के होंठों को अपने होंठों से छू लेता है और काव्या के सर को सहलाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या तब तक दक्ष को जाते हुए देखते रहती है जब तक दक्ष कमरे से बाहर नहीं निकल जाता, फिर काव्या अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। दक्ष नीचे आता है तो वो सीधे किचन की ओर चला जाता है। वहां जाकर दक्ष जानकी आंटी से काव्या का ख्याल रखने और उसे कहीं भी अकेले बाहर ना जाने देने के लिए कहता है। तभी उसे हॉल से बुजो की दहाड़ने की आवाज आती है। दक्ष बुजो के पास आता है और उसके पास नीचे बैठकर उसके सर को सहलाते हुए उसे समझाता है। दक्ष ने बुजो से कहा, अंडस्को बेबी डैडी कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और तुम्हारी मम्मा घर पर अकेली है तो तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, करोगे ना? दक्ष की बात पर बुजो धीरे से गुर्राता है जैसे कह रहा हो हाँ मैं मम्मा को प्रोटेक्ट करूंगा। दक्ष ने कहा, अंडस्को बेबी तुम मम्मा के पास जाओ, उनके पास ही रहना और अगर मम्मा कहीं भी जाना चाहे तो उन्हें अकेले जाने मत देना, अब तुम मम्मा के पास जाओ। दक्ष की बात सुन बुजो दक्ष के कमरे की ओर चला जाता है और दक्ष विला के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज सुबह के 11 बज रहे थे। पंछी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिल लेने के बाद कॉलेज ऑफिस से अपना रोल नंबर और टाइम टेबल लेती है, साथ ही कुछ बुक्स पंछी को ऑफिस से ही मिल जाती है और बाकी की बुक्स लाइब्रेरी में मिलने वाली थी। पंछी सब चीजें लेकर बाहर आती है। अभी उसे अपने सिलेबस के हिसाब से लाइब्रेरी से बुक्स भी लेने थे। पंछी को जो टाइम टेबल मिली थी उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासेस सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने वाली थी।
पंछी लाइब्रेरी कहाँ है खोजते हुए कॉरिडोर में आ जाती है। पंछी आगे बढ़कर सामने से आ रहे एक लड़के को रोककर उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछती है। तो वो लड़का जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है कि तभी पंछी के हाथ पर एक फुटबॉल आकर लगती है और पंछी ने हाथ में जो बुक्स और बाकी के सामान पकड़ रखी थी वो नीचे गिर जाती है। पंछी जिस तरफ से वो बॉल आई थी उस तरफ गुस्से से देखती है तो सामने 3-4 लड़कों का ग्रुप खड़ा था। उस ग्रुप में 2-3 लड़कियां भी थी जिन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखे थे। जिस लड़के ने वो बॉल मारा था वो पंछी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए पंछी को उंगली के इशारे से वो बॉल देने के लिए कहता है। पंछी अपनी बुक्स और सामान उठाकर सामने खड़े लड़के को पकड़ाती है और खुद वो बॉल उठाकर उस लड़के के तरफ बढ़ जाती है। पंछी बॉल को ऊपर उछलते हुए उस लड़के से बोली, अंडस्को फुटबॉल नाइस गेम ना, पर इससे कॉरिडोर में नहीं ग्राउंड में खेला जाता है जो कि बाहर है। पंछी अपनी उंगली से उस लड़के को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उसी के लहजे में उसे बताती है, वो तो तुम हमें फुटबॉल खेलना सिखा रही हो कि फुटबॉल कहाँ खेलना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें फुटबॉल खेलना आता है, तो जब तक तुम शौक नहीं मारती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। उस लड़के ने पंछी के हाथ से बॉल को मारकर ऊपर उछलते हुए अपने तरफ कर कैच करते हुए कहा, नितिन ये क्या पूछ रही थी तुमसे? जिस लड़के से पंछी ने पहले लाइब्रेरी का रास्ता पूछा था वो लड़का उससे पूछता है जिसका नाम नितिन था। रोनी ये लाइब्रेरी का रास्ता पूछ रही थी, नितिन ने पंछी के सामने खड़े उस लड़के से कहा जिसने पंछी को शौका मारने के लिए कहा था, जिसका नाम रोनी था। रोनी के साथ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोली, अंडस्को रोनी तुम्हें लगता भी है कि ये शौक मार भी पाएगी? वो लड़की पंछी को ऊपर से नीचे तक देखती क्योंकि पंछी ने अभी जीन्स टॉप और गले में एक स्कार्फ डाला हुआ था। एक लड़की ने फिर कहा, अंडस्को मुझे तो लगता है कि ये शौक का एस भी नहीं जानती होगी। उस लड़की की बात सुन वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। उस लड़की की कही बात से पंछी को बहुत गुस्सा आता है। पंछी रोनी जो बॉल हवा में उछाल रहा था उस बॉल को हाथ मारकर अपने तरफ कर बॉल को कॉरिडोर के फर्श पर रख देती है और रोनी ने जहां पंछी को शौका मारने के लिए कहा था उस तरफ ना देखा कर पंछी उसके उल्टे तरफ देखती है। तभी एक और लड़का जो रोनी के ग्रुप में था वो बोला, अंडस्को ये क्या है बे, मारना तो इधर है तो वो उधर क्या देख रही है, कोई जादू टोना जानती है क्या? तभी रोनी वो लड़का और नितिन के साथ कॉरिडोर में अब तक जमा हो चुके सारे स्टूडेंट देखते हैं कि पंछी उल्टे साइड वॉल पर बॉल से निशाना लगाकर एक जोर का किक मारती है। बॉल उस वॉल को लगकर सीधे ऊपर छत पर लगता है, फिर सबके ऊपर से नीचे आकर फर्श पर 2 बार लगता है, फिर सबके ऊपर से उछलकर उस वॉल पर जाकर लगता है जहां रोनी ने पंछी को शौका मारने के लिए कहा था। पंछी नितिन के हाथ से बुक लेती है और रोनी की तरफ बढ़कर उससे बोली, अंडस्को ये रहा तुम्हारा शौक, अब बोलो लाइब्रेरी कहाँ है? रोनी गुस्सा और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुकाते हुए पंछी को अपने हाथ से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है जिधर लाइब्रेरी था। पंछी उस ओर चली जाती है और वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स पंछी को वहां से जाते हुए मुंह फाड़े देख रहे थे। पंछी लाइब्रेरी से बुक लेती है और जो कि उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली थी। तो पंछी घर जाने के लिए कैंपस में जैसे आती है तभी पीछे से रोनी उसे आवाज देते हुए आता है और उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को हाय आई एम रोनी बख्शी, मैं इस शहर के एमएलए मिस्टर बख्शी का बेटा हूँ। मुझसे हाथ मिलाओगी तो फायदे में रहोगी, तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कॉलेज में। पंछी रोनी के हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ रोनी से हाथ मिलाने के लिए बढ़ती है, लेकिन रोनी पंछी का हाथ छू भी पता उससे पहले ही वहां स्पोर्ट्स बाइक ब्रूम ब्रूम की आवाज के साथ 2 स्पोर्ट्स बाइक आकर रुक जाती है। बाइक की आवाज सुन पंछी और रोनी उस ओर देखते हैं तो रोनी को बहुत गुस्सा आता है। रोनी ने अपने मन में दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को आ गए कमीने, कभी मेरा काम पूरा नहीं होने देते हैं। रोनी उन दोनों लड़कों को देखते हुए अपने दांत पिसते उन्हें कोस रहा था। जो लड़के उस बाइक में बैठे थे उन्हें देखकर तो पंछी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। कौन थे वो लड़के जिन्हें देखकर पंछी का मुंह खुला का खुला? एपिसोड 24 फर्स्ट किस। सामने कॉलेज के गेट से 2 स्पोर्ट्स बाइक ब्रूम ब्रूम की आवाज के साथ कॉलेज के कैंपस के पास आती है और उसमें बैठे लड़के पंछी से थोड़ी दूरी पर अपनी बाइक लाकर रोकते हैं। रोनी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार दोनों लड़कों को देख दांत पिसते हुए अपने मन में कहता है, अंडस्को आ गए दोनों कमीने, ये कभी मेरा काम पूरा होने नहीं देते हैं और अभी भी बीच में आकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे ही। पंछी का तो उन्हें देखकर ही मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ये दोनों और कोई नहीं हमारे पार्थ और रमन थे। लगता है इस कुत्ते रोनी ने इस भैंस को देखकर भी लार टपकाना शुरू कर दिया है। पार्थ ने बाइक से उतरते हुए रमन से कहा,
चल देखते हैं, रमन भी बाइक से नीचे उतरते हुए कहता है और आगे बढ़ है। पार्थ और रमन के कॉलेज में एंटर करने के बाद सभी लड़कियों की नज़र उन दोनों पर ही टिक जाती है। एक लड़की इन्हें भरते हुए बोली, अंडस्को यार, ये पार्थ अगर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो कितना मजा आएगा, इतना हॉट एंड हैंडसम बंदा पूरे कॉलेज में नहीं है। तो दूसरी लड़की ने कहा, अंडस्को इतना हॉट है तभी तो उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, वो देख। दूसरी लड़की पहली लड़की को पार्थ के आसपास मंडराती लड़कियों को दिखाते दिखाती है। तीसरी लड़की ने कहा, अंडस्को अरे रमन कौन सा कम है, अगर मुझे वो मिल जाए तो क्या कहना। पार्थ आगे बढ़ता है तो उसके दोनों साइड 3-4 लड़कियां आकर खड़ी हो जाती जिन्होंने मिनी स्कर्ट पहन रखा था। पार्थ उन लड़कियों की कमर में हाथ डालकर आगे बढ़ते हुए गाना स्टार्ट करता है और उन लड़कियों में से एक की कमर को पकड़ अपने तरफ खींचकर उसकी ठुड्डी को पकड़ उसका फेस इधर उधर घुमाते हुए डांस करना स्टार्ट करता है। सॉन्ग प्ले होता है, बचना ए हसीनो लो में आ गया है, बचना ए हसीनो लो में आ गया। पार्थ दो लड़कियों की कमर को पकड़ उन्हें गोल घुमाकर रमन की तरफ भेज देता है। रमन दोनों लड़कियों के हाथ पकड़कर एक बार उन्हें घुमाकर अपने करीब करता है, फिर उन्हें वैसे ही घुमाकर खुद से दूर करता है, फिर अपने करीब कर उनकी कमर में हाथ रखकर डांस करना स्टार्ट करता है। पंछी ने आज पहली बार पार्थ और रमन का ये प्ले बॉय वाला रूप देखा था। पंछी को रमन के ऐसा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पार्थ की उन लड़कियों की कमर में हाथ रखने से पंछी को पार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पंछी तो पार्थ को ऐसे लड़कियों के साथ डांस करते देख अपना मुंह तक बंद करना भूल गई थी। रमन पंछी और रॉनी के पास जाता है और रॉनी ने जो अपना हाथ पंछी से मिलाने के आगे बढ़ाया था उसे पकड़कर दबाते हुए रॉनी को पंछी से दूर करते हुए उसके कान में बोला, अंडस्को दूर रह, उससे गलत जगह हाथ डाल रहा है। पंछी को तो रमन का उसके पास आना और रॉनी को उससे दूर लेकर जाने का कुछ भी होश नहीं था। वो तो बस पार्थ को उन लड़कियों के साथ मस्ती से डांस करते हुए देख रही थी। पार्थ उन लड़कियों को छोड़कर अब डांस करते हुए पंछी के पास आकर पंछी का हाथ पकड़ उसे गोल घुमाने लगता है और पंछी कुछ कर ही नहीं पाती है, उसके हाथ से छूटकर बुक्स इधर उधर गिर जाते हैं। पार्थ पंछी को गोल घुमाते हुए उसे हल्के से डाउन कर उसके पैर को पकड़ ऊपर कर सॉन्ग एंड करता है और वहां पार्थ का डांस देख रहे सारे स्टूडेंट्स पार्थ के डांस खत्म करने पर क्लेप करने लगते हैं। तो पार्थ पंछी को छोड़ देता है और पंछी पार्थ के छोड़ते ही धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पंछी के मुंह से दर्द से आह की आवाज आती है। पार्थ अपने हाथ जोड़कर सर को झुकाकर थैंक यू कहता है, फिर नीचे पड़ी दर्द से कराह रही पंछी को देखता है और फिर उसके ऊपर झुकते हुए उससे कहा, अंडस्को कैसा लगा भैंस, तुमने मुझे कितना मारा था, वो भी हैंगर से, आह अभी भी कितना दर्द है मेरे बम पे, ये उसी का बदला है। मैं तुम्हें घर पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि घर पर भाई और भाभी है, लेकिन यहाँ पर तो तुमसे बदला ले ही सकता हूँ ना मैं। कहते हुए जैसे पार्थ पंछी के ऊपर से हटने लगता है कि पंछी अपना पैर उठाकर अपने घुटने से फिर से पार्थ के बम पर लात मारती है, जिससे झटके से पार्थ पंछी के ऊपर ही पूरा गिर जाता है और उसके होंठ पंछी के होंठों पर रखा जाते हैं। 5 मिनट तक तो दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हें क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना आग और पेट्रोल के मिलने से धमाका होता है। वैसा ही कुछ पार्थ के पंछी के होंठों को छूते ही पार्थ को महसूस होने लगता है। पार्थ बेख्याली में पंछी के होंठों पर धीरे धीरे दबाव डालने लगता है और इस पहले किस के एहसास से पंछी और पार्थ दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कैंपस में खड़े सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे और जो लड़कियां पार्थ को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी वो पंछी को घूरते हुए कोसने लगती है। पार्थ और पंछी दोनों नीचे गिरे हुए ही पहले किस को फील ही कर रहे थे कि तभी हॉर्न की आवाज सुनकर दोनों सेंस में वापस आते हैं। पंछी अपनी आंखें खोलती है और पार्थ के नीचे खुद को और उसके होंठों पर अपने होंठ देखकर चौंक जाती है, लेकिन पार्थ अभी भी पंछी के होंठों को किस कर रहा था। पंछी का हाथ जो नीचे था, पंछी अपना हाथ पार्थ के कमर के पास ले जाती है, फिर उसके कमर में जितनी हो सके उतनी जोर लगाकर चिमटी काट देती है। आया मेरा कमर, बोलते हुए पार्थ पंछी के ऊपर से उठ जाता है। भैंस कहीं की चिमटी क्यों कटी। पार्थ अपनी कमर पर जहां पंछी ने चिमटी कटा था सहलाते हुए बोलता है। तभी पंछी के पास 2 लड़कियां आती है और अपना हाथ पंछी को देती है, तो पंछी भी उनका हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो जाती है। पंछी को गिरने की वजह से उसे कमर में दर्द होता है। पंछी ने कहा, अंडस्को छछूंदर के शक्ल वाले इंसान, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, अब मैं अपने होने वाले पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। पंछी पार्थ को धक्का मारते हुए वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वो दोनों लड़कियां भी पंछी के पीछे चली जाती है।
पार्थ को पंछी को किस करते देख रोनी को भी पार्थ पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो पार्थ का कुछ बिगड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे पार्थ के बारे में पता था कि पार्थ रायजादा फैमिली का बेटा है और इसलिए रोनी अब पार्थ को इग्नोर कर पंछी के पीछे जाने लगता है। लेकिन पार्थ जब सुनता है कि ये पंछी का फर्स्ट किस था, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रमन ने पार्थ के पास आते हुए कहा, अंडस्को अबे ये क्या था? वो भूखी शेरनी तुझे कच्चा चबा जाएगी। रमन की बात सुन पार्थ ने कहा, अंडस्को कोई नहीं भाई, अब वो शेरनी इस शेर की है और अगर वो मुझे खाना चाहती है तो मैं शौक से उसे खुद को खिलाने के लिए तैयार हूँ, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। पार्थ जब पीछे मुड़ता है तो पार्थ देखता है कि रोनी पंछी के पीछे जा रहा है, तो पार्थ रोनी के पास जाकर उसके गर्दन से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर उसके कंधे पर हाथ रख दबाते हुए उससे कहा, अंडस्को देख बे रोनी, मुझे पता है कि उस लड़की को देखकर तेरे मुंह और तेरे नीचे दोनों से लार टपक रहा है। कहते हुए पार्थ रोनी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ कसकर दबा देता है। रोनी दर्द से तड़प उठता है, ये क्या कर रहा है? पार्थ छोड़ मुझे, रोनी ने कहा। तो पार्थ ने रोनी के मुंह को अपने हाथ से दबाते हुए कहा, अंडस्को वो क्या है ना बेटा रोनी, उसके साथ कुछ करना छोड़ उसके तरफ, अगर तूने नजर उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू बाप बोलने के लिए किसी को पैदा नहीं कर पाएगा। गर्ल्स वॉशरूम में पंछी गर्ल्स वॉशरूम में अपने होंठों को ऐसे रगड़ कर साफ कर रही जैसे अभी उसके होंठों ने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। साथ ही पंछी अपने मन में कुछ बड़बड़ाए भी जा रही थी। पंछी कह रही थी, अंडस्को छछूंदर के शक्ल वाले इंसान, तुमने मुझे पंछी माथुर को किस करने की कोशिश की है, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम मुझे कॉलेज में परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हारा घर पर रहना दोभर कर दूंगी। देख लेना तुम मैं क्या करूं। भगवान जी, शादी की पहली रात को मेरा पति जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने अपनी पहली किस उसके लिए बचा कर रखी है नायल, तो मैं उससे क्या कहूंगी कि नहीं, एक छछूंदर ने मेरी पहली किस चुरा ली है। हाँ भगवान जी, मैं इस छछूंदर को बद्दुआ देती हूँ। छछूंदर जिंदगी भर कुंवारा मरे, इसे कोई भी लड़की प्यार ना कर सके और अगर इसकी शादी हो भी जाए तो ये कभी भी अपनी वाइफ के साथ सुहागरात ना माना सके। और अब देखो छछूंदर, तुम मैं क्या करती हूँ, अगर तुम घर छोड़कर भाग नहीं गए ना तो मेरा नाम भी पंछी माथुर नहीं। पंछी अपने बिना कॉलर की टॉप को हल्के से ऊपर उठाते हुए मिरर में खुद को देखकर शाबाशी देते हुए कहती है, पंछी रायजादा ऑफिस दोपहर के 2 बजे। इधर दक्ष ऑफिस पहुंचता है तो शेरा जल्दी से ड्राइविंग सीट से निकलकर बैक सीट का डोर ओपन करता है। दक्ष कार से बाहर आकर अपने शूट को सही कर आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेज चढ़ाते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगता है। उसे ऑफिस के अंदर आते देख ऑफिस में चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। दक्ष अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लो में आता है तो देखता है कि उसके केबिन के बाहर ही मानव खड़ा उसके आने का वेट कर रहा था। दक्ष ने मानव से कहा, अंडस्को कहाँ है वो? मानव अपने हाथ के इशारे से दक्ष के केबिन की तरफ इशारा कर देता है। दक्ष अपने केबिन का डोर ओपन कर अंदर जाता है और सामने बैठे लोगों को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एपिसोड 25, बुजो और काव्या का नाटक। कॉलेज गर्ल्स वॉशरूम। पंछी खुद में ही बड़बड़ा रही थी तो पंछी के पीछे ही वो दोनों लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने पंछी की उठने में हेल्प की थी और अभी पंछी को ऐसे करते देख उसके पीछे खड़ी दोनों हंस रही थी। उनके हंसने की आवाज सुन पंछी पीछे मुड़कर उन्हें देखती है और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाय आई एम पंछी माथुर, न्यू एडमिशनल। उन दोनों में से एक लड़की ने अपना हाथ पंछी से मिलाते हुए कहा, अंडस्को हाय आई एम आशी खन्ना। दूसरी लड़की ने भी अपना हाथ पंछी से मिलाते हुए कहा, अंडस्को हाय आई एम शिवी देसाई और हम दोनों भी न्यू एडमिशन है। पंछी दोनों से हाथ मिला ही रही थी कि उनके पीछे से एक और लड़की ने आते हुए कहा, अंडस्को यार मैं भी न्यू एडमिशन हूँ, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। पंछी ने उस लड़की का हाथ पकड़ ग्रुप में खींचते हुए उससे सवाल किया, अंडस्को तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को आई एम निया शर्मा। चारों ग्रुप हक करती है तो निया जो अभी अभी उनके ग्रुप में आई थी उसने कहा, अंडस्को अगर कभी कोई हमसे पूछेगा कि तुम चारों की दोस्ती कहाँ हुई थी तो आज तक की दुनिया में सबसे अलग हमारा जवाब होगा कि हमारी दोस्ती गर्ल्स वॉशरूम में हुई थी। निया की बात सुनकर चारों खिलखिलाकर हंसने लगती है, फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वॉशरूम में उन चारों की बातें कोई और भी सुन रहा था। पंछी लाइब्रेरी जाने के लिए कहती है तो वो सब भी पंछी के साथ लाइब्रेरी जाती है।
वो लड़की जो पंछी और बाकी तीनों लड़कियों की बातें सुन रही थी वो बाहर आकर किसी को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते बास्केटबॉल कोर्ट तक आ जाती है। तभी उसे दो लड़के बास्केटबॉल कोर्ट में नजर आते हैं जो बास्केट को कोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जाती है और उन लड़कों से उसने कहा, अंडस्को आप यहाँ बास्केट कर रहे हो और वहाँ मेरी होने वाली भाभी आपको बद्दुआ दे रही है। दोनों लड़के पार्थ और रमन थे। दोनों आवाज की दिशा में देखते हैं तो सामने रमन की छोटी बहन रूही रायजादा खड़ी थी। पार्थ और रमन उसे देखते हैं। फिर रमन ने उससे पूछा, अंडस्को कौन सी होने वाली भाभी क्या बोल रही है और मुझे कोई क्यों बद्दुआ देगी? आपको नहीं पार्थ भाई को रूही ने कहा। फिर वह शुरू से पूरी बातने लगी। अंडस्को अभी भाई ने जिस लड़की को किस किया था मैंने देखा था और सुना भी था जो भाई बोल रहे थे कि अब वो सिर्फ भाई को ही खा सकती है और भाई सिर्फ उसे खाना चाहते हैं। खाने का मतलब तो वही होता है ना जो सुहागरात में होता है। लेकिन भाभी ने आपको बद्दुआ दिया है कि आप जिंदगी भर कुंवारे मारो और अगर बाय चांस आपकी शादी हो भी जाए तो आप अपनी बीवी के साथ कभी सुहागरात ना माना सको। रूही के मुंह से सुहागरात वाली बात सुनकर पार्थ ने रूही को डांटते हुए कहा, अंडस्को बहुत बोलने लगी है, अब घर जाओ सीधे। रूही मुंह लटकाकर वहां से जाने लगती है। रमन ने पार्थ से कहा, अंडस्को ले तेरी शेरनी ने दहाड़ना भी शुरू कर दिया है। रमन की बात सुनकर पार्थ ने कहा, अंडस्को अच्छा तो मैडम मुझे बद्दुआ दे रही है, अभी बताता हूँ उसे। इधर पंछी अपनी न्यू फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाती है। फिर पंछी बुक्स इशू कर दूसरे दिन कॉलेज आने का बोलकर सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए निकल जाती है। दक्ष के ऑफिस में दक्ष केबिन के अंदर अकेले ही जाता है क्योंकि मानव अंदर जो लोग बैठे थे उनके और दक्ष के बीच होने वाली बातों को नहीं सुनना चाहता था। दक्ष के केबिन में 4 लोग बैठे थे जिन्हें देखकर दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन दक्ष ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर उनसे कहा, अंडस्को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने दक्ष के दादा सतीश रायजादा, उसके डैड कबीर रायजादा, उसकी मॉम संध्या रायजादा और उनके साथ वो लड़की बैठी थी जिससे दक्ष की फैमिली उसकी शादी करवाना चाहती थी। दक्ष के डैड ने उठकर दक्ष से कहा, अंडस्को तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप लोगों को मुझसे क्या काम है वो बोलिए और जाए यहाँ से। अपनी चेयर पर बैठते हुए दक्ष ने उनसे कहा, बिना काम के हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते हैं क्या? दक्ष की माँ दक्ष के करीब आते हुए कहती है, लेकिन दक्ष उन्हें अपने करीब आते हुए देखता है तो वो उनसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। दक्ष ने कहा, अंडस्को आप लोग बिना किसी काम के मुझे कभी याद नहीं कर सकते, तो क्या काम है वो जल्दी से बताएं। मैं अपना एक इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया हूँ, मुझे जल्दी वापस भी जाना है। दक्ष के दादाजी दक्ष को घूरते हुए बोले, अंडस्को वो तुम्हारी माँ है और तुम अपनी माँ की इज्जत करना भी भूल गए हो क्या? दक्ष ने टेढ़ी स्माइल कर तंज कसते हुए कहा, अंडस्को इज्जत करवाने के लिए पहले इज्जत बनाना भी पड़ता है और यहाँ बैठा कोई भी इंसान इज्जत के लायक नहीं है। दक्ष के दादाजी ने गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए कहा, अंडस्को तुम भूल रहे हो दक्ष की तुम्हें रायजादा खानदान का वारिस मैंने बनाया है, ये पावर ये कुर्सी मैंने तुम्हें दिया है। दक्ष ने कहा, अंडस्को आपने अपने मतलब के लिए मुझे रायजादा खानदान का वारिस बनाया है, ये पावर ये कुर्सी आपने मुझे इसलिए दिया है ताकि आप जब चाहे तब मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद आप लोग मेरा इस्तेमाल करना तो क्या इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दक्ष की मॉम ने दक्ष पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को दक्ष तुम उस लड़की के लिए अपने परिवार के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जो तुम्हारे लायक भी नहीं थी और जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। उसे आप लोगों ने ही मारा है। दक्ष की बात सुनकर पूरे केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। किसी से भी कुछ कहा नहीं जा रहा था। दक्ष के दादाजी ने कहा, अंडस्को उस लड़की का बाप पुलिस वाला था और वो अपनी लड़की के जरिए तुम्हें फंसाकर हमें बर्बाद कर देना चाहता था, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा और फिर तुम्हारी माँ को भी, तो वो लड़की तुम्हारे लिए पसंद नहीं थी। दक्ष अपने दादा की बात सुनकर अपने दांत पिसते हुए बोला, अंडस्को आप लोग अगर मेरा परिवार नहीं होते तो मैं अब तक आप लोगों को उसके पास ही पहुंचा चुका होता। खैर मनाए कि आपने मुझे जन्म दिया है इसलिए आप लोग अब तक जिंदा है। आप लोग सिर्फ एक लड़की को मुझसे दूर करने के लिए और उसके पिता मेरा इस्तेमाल कर आपको बर्बाद ना कर दे इसलिए आपने उसके पूरे परिवार को मार दिया। दक्ष की मॉम ने कहा, अंडस्को हाँ तो क्या करे, वो मान ही नहीं रही थी तुमसे दूर जाने के लिए।
कितने पैसे उसे देने चाहे ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से कहीं और जाकर बिता सके, लेकिन नहीं, उसे तो तुमसे प्यार हो गया था, तुमसे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तक हमने कितने ही लोगों की जान ली है, एक और सही, चलो अब तुम भी वो सब भूल जाओ। दक्ष की मॉम ने फिर अपने साथ आए लड़की को दिखाते हुए कहा, इसको देखो तो शेफाली कितनी खूबसूरत है, उससे शादी कर लो और देखना शेफाली कभी तुम्हें उसकी याद भी आने नहीं देगी। दक्ष ने अपनी मॉम की बात सुनकर चिल्लाते हुए कहा, इसको आपके लिए कितना आसान है ना बिना किसी गलती के किसी की जान लेना और ये कहना कि उसे भूल जाओ और किसी और से शादी कर लो। लेकिन दक्ष अपने शर्ट को खींचकर नीचे करता है और अपने दिल की जगह पर अपनी उंगली है पॉइंट करते हुए कहता है, इसको वो यहाँ है, यहाँ से कैसे निकालोगे उसे। दक्ष की मॉम दक्ष के पास जाकर जैसे कुछ बोलने को होती है कि उनकी नज़र दक्ष के कंधे पर बने नाखून और दांतों के निशान पर चली जाती है, जो अभी ताज़ा लग रही थी। वो उन निशाने को गौर से देखती है और फिर सतीश रायजादा की तरफ मुड़ते हुए कहती है, इसको पापा चलिए यहाँ से, कहकर केबिन से बाहर निकल जाती है। सब केबिन के बाहर आ जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता है कि ऐसे अचानक दक्ष की मॉम संध्या को क्या हो गया कि जाने के लिए बोल रही है। कबीर जी संध्या के पीछे चलते हुए बोले, इसको संध्या क्या हुआ। संध्या ने कहा, इसको क्या वो लड़की जिंदा हो सकती है, क्योंकि उसे गए 6 साल हो गए हैं, लेकिन इन सालों में दक्ष भले ही हमसे बातें ना करता हो, लेकिन ऐसे बागियों जैसा उसने कभी नहीं किया। कबीर जी ने कहा, इसको ऐसा कैसे हो सकता है, उसके घर को मेरे सामने ही आग लगाया गया था और मैंने पता करवाया था, उस घर में जलकर मरने वाले 3 लोग थे, उनका बेटा बच गया था, फिर वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है। कबीर जी की पूरी बात सुनकर उनके साथ चल रही शेफाली ने कहा, इसको आंटी मुझे दक्ष चाहिए, आई लव हिम। संध्या उसके गाल छूते हुए बोली, इसको हाँ बेटा दक्ष तुम्हें जरूर मिलेगा। केबिन के अंदर अब दक्ष को काव्या को देखने की बेचैनी होने लगती है, तो वो भी अब केबिन से निकलकर घर जाने के लिए निकल जाता है। दक्ष सोचता है कि वो विला जाकर सबसे पहले काव्या को अपनी बाहों में भर लेगा। इधर रोज विला में 1 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद जब काव्या की आंख खुलती है तो काव्या देखती है कि बुजो उसके पास बैठा उसके पेट पर अपना मुंह रखकर टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा है। काव्या स्माइल करते हुए बुजो को देखती है, फिर उसके फेस को पकड़कर उसके नाक पर किस करते हुए बोली, इसको अरे मेरा बेबी कब से मेरे पास बैठा है और मुझे पता ही नहीं है। काव्या की इस बात पर बुजो धीरे से गुर्राता है, जैसे कह रहा हो जब से आप सो रही हो मम्मा। काव्या ने बुजो से कहा, इसको आप रुको मम्मा अभी आ रही है। कहकर काव्या बेड से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। काव्या बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर फेस वॉश कर बाथरूम से वापस आया, फिर बुजो के साथ नीचे हॉल में आती है और सीधे किचन में चली जाती है। उसके साथ साथ बुजो भी किचन में घुस जाता है। बुजो को किचन में देख जितने सर्वेंट किचन में काम कर रहे थे वो सब डर के मारे कोने में दुबक जाते हैं। बुजो बिल्कुल काव्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बुजो के डर से कोई भी काव्या के पास आकर उससे ये तक नहीं पूछ पा रहा था कि उसे क्या चाहिए। काव्या अपने लिए मैगी बनाती है, जब तक बुजो उसके सामने खड़े होकर सभी को देखते हुए कुछ कुछ देर पर गुर्राता रहता है, जिससे किचन के सभी सर्वेंट की जान उनके हलक में अटकी रहती है। काव्या उनसे कहती है कि बुजो उन्हें कुछ नहीं करेगा, फिर भी वो लोग वैसे ही कोने में दुबके रहते हैं। काव्या एक सर्वेंट को बुजो के खाने के लिए मांस लाने के लिए बोलती है और खुद अपना मैगी लेकर हॉल में आ जाती है। सर्वेंट बुजो का मांस एक बाउल में लाकर टेबल पर रख देता है। काव्या अपना मैगी खाती है और बुजो सबके ऊपर नजर रखते हुए अपना खाना खाता है। जब दोनों का खाना हो जाता है तो फिर से दोनों काव्या के कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ मिनट बाद ही दक्ष की कार रोज विला के पास आकर रुकती है। शेरा कार का डोर खोलता है तो दक्ष कार से बाहर आता है। अभी भी दक्ष के फेस पर बेचैनी देखी जा सकती थी। दक्ष विला के अंदर आता है तो देखता है कि सर्वेंट्स की डर से हवाएं उड़ी हुई है, तो दक्ष को ये समझते देर नहीं लगती है कि हो ना हो बुजो अभी हॉल में ही था। दक्ष ने जानकी आंटी से जाकर पूछा, इसको आंटी काव्या कहाँ है। जानकी आंटी ने कहा, इसको सर मैडम और बुजो दोनों ही थोड़ी देर पहले अपना खाना खाकर आपके कमरे में वापस चले गए थे। जानकी आंटी से बात कर दक्ष सीधे अपने कमरे की ओर चला जाता है। जब दक्ष अपने कमरे में पहुंचकर जैसे कमरे का डोर खोलने के लिए अपना हाथ डोर पर लगाता है तो डोर हल्का सा खुल जाता है और अंदर से आती काव्या की बात सुन उसके कदम अंदर जाने से पहले ही रुक जाते हैं। काव्या की आवाज़ सुनकर दक्ष की बेचैनी कुछ कम हो जाती है।
एल। दक्ष हल्के खुले डोर से अंदर देखता है तो अंदर फर्श पर बुजो सोया हुआ था और काव्या उसके ऊपर सर रखे लेटी हुई थी। एल। बुजो अपने पंजों से ऐसे काव्या के सर पर मार रहा था जैसे वो काव्या को थपकी देकर सुला रहा हो। काव्या ने बुजो से कहा, अंडस को तुम्हें पता है बेबी तुम्हारे डैडी ना बहुत गंदे हैं। एल। बस मुझे परेशान करते रहते हैं। उन्होंने मुझसे शादी भी मुझे डरा धमका कर की है। एल। अब ना मम्मा और बेबी दोनों मिलकर उनका बैंड बाजा बारात निकालेंगे। एल। काव्या के बात पर बुजो जोर से दहाड़ता है। काव्या की बात सुनकर और बुजो की दहाड़ने पर दक्ष कहा, अंडस को अच्छा तो यहाँ दोनों माँ बेटे मेरी बैंड बाजा बारात निकलने वाले हैं। देखता हूँ अभी किसकी बैंड बाजा बारात निकलेगी। दक्ष काव्या का नाम लेते हुए डोर ओपन कर कमरे के अंदर घुसता है। दक्ष की आवाज सुनकर काव्या और बुजो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ऐसे नाटक करते हैं जैसे कि दोनों अभी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। दक्ष उन दोनों का नाटक देख स्माइल करते हुए उनके पास आता है और काव्या को अपने गोद में उठाकर बेड पर सुला देता है। बुजो अपनी कनखियों से दक्ष को उसकी मम्मा को उससे दूर ले जाते हुए देखता रहता है। काव्या को बेड पर सुलाने के बाद दक्ष बुजो के पास आता है और नीचे अपने घुटने के बल बैठकर उसके कान में धीरे से कहा, अंडस को मुझे पता है तुम और तुम्हारी मम्मा दोनों सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हो, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से दूर फिर से ग्रीन वैली में भेज दूंगा। इतना सुनते ही बुजो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और दक्ष को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगता है। फिर काव्या की तरफ जैसे जाने के लिए बुजो अपने कदम बढ़ाता है तो दक्ष ने उसे डोर की तरफ मुड़कर कहा, अंडस को बाहर जाने का रास्ता उस तरफ जाओ। बुजो मुंह लटकाए कभी काव्या को तो कभी दक्ष को देखते हुए कमरे के बाहर निकल जाता है। बुजो के जाने के बाद दक्ष कमरे का डोर बंद कर देता है। फिर काव्या को देखता है तो काव्या अभी भी ऐसे नाटक कर रही थी जैसे वो अभी भी गहरी नींद में सो रही हो। दक्ष स्माइल करते हुए अपना सरना में हिलाते हुए कहा, अंडस को तुम कभी नहीं बदलने वाली हो। फिर दक्ष काव्या के पास बेड पर जा उसके बगल में लेटकर उसके कान में बोला, अंडस को बेबी आई नो कि तुम जाग रही हो। काव्या दक्ष की कही बात सुनकर झट से अपनी आंखें खोल देती है और जैसे काव्या अपनी आंखें खोलती है दक्ष अपने होंठ काव्या के होंठों पर रख उसे किस करने लगता है। ऐसा क्या किया है दक्ष की फैमिली ने जिससे दक्ष उनसे इतनी नफरत करता है। और अब संध्या जी क्या करने